अध्याय 121 शैतान सम्राट। छाया जनरल ब्रोक। जंगल के सामने वाला व्यक्ति डेलिया जैसा है, वह भी ईर्ष्याशाही परिवार का हिस्सा है। उसकी शक्ति भी डेलिया से ज्यादा है। क्या ये हो सकता है? मुझे क्या मिला? एक ठंडी, पुरुष आवाज सुनाई दी, एक नीच सरीसृप। उनकी ठंडी आवाज आर्द्र भूमि में भोर की ठंडी हवा से भी अधिक हड्डियों को कंपा देने वाली लग रही थी। चेन रुई को पता था कि उसका ठिकाना दूसरे पक्ष को पहले ही पता चल चुका है, इसलिए वह पेड़ के पीछे से बाहर आया। भोर के धुंध में एक लंबा आदमी वहां खड़ा था। उसके लंबे नीले बाल थे और उसके सुंदर चेहरे की बनावट धुंधली दिखाई दे रही थी। उसने चांदी का अर्ध कवच पहना हुआ था, उसका लबादा उसके पीछे हवा में लहरा रहा था। उस आदमी ने जानबूझकर अपनी ताकत नहीं छोड़ी, लेकिन चेन रुई को सहज ही डर का एहसास हुआ। उस आदमी की गंभीर ठंडी आंखें उसे घूर रही थीं और असाधारण इच्छाशक्ति के बावजूद उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेढक किसी जहरीले सांप से घूर रहा हो। ये परिचित शक्ति इनक्यूबस की आंख है। इस आदमी की इनक्यूबस आंख को किसी खास तरह से सक्रिय करने की जरूरत नहीं थी, मानो यह उसके स्वभाव में ही हो। किसी पर एक नज़र डालकर ही वह एक शक्तिशाली निवारक शक्ति उत्पन्न कर सकता था। ये वही इनक्यूबस आंख थी, लेकिन डेलिया और इस आदमी की आंख में जमीन आसमान का अंतर था। लगता है ये कोई बंधा हुआ सरीसृप था। नीले बालों वाले आदमी ने अपनी घृणा नहीं छिपाई। अगर ये बंधन से छूट भी गया तो भी सरीसृप तो सरीसृप ही है। बताओ, क्रिस्टीना कहाँ है? चेन रुई को अभी अभी पता चला था कि उस कुलीन महिला का नाम क्रिस्टीना था। इनक्यूबस की आंख के दबाव का बमुश्किल विरोध करते हुए उसने अपने हाथों की हथकड़ियां उठा लीं। इस हालत में मुझे कैसे पता चलेगा? ये देखकर कि कोई भी उससे इतनी लापरवाही से बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, उसने ठंडी सांस ली। चेन रुई को लगा जैसे उसके दिल पर जोर से हथौड़ा मारा गया हो और उसकी सांसें एक पल के लिए रुक सी गईं। इस तरह का अचानक हमला डेलिया के गहन आध्यात्मिक विश्लेषण से बिल्कुल अलग था। सुपर सिस्टम इस हमले को बदल नहीं सका। इसके अलावा चेन रुई अभी स्टार पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ठंडी खर्राटों ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अगर निष्क्रिय क्षमता लेस देन क्षति अवशोषण ग्रेटर देन न होती, जो हमले के कुछ हिस्से को अवशोषित कर लेती, तो वह खर्राटें उसे मौके पर ही मार सकती थीं। चेन रुई का चेहरा लाल हो गया और आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाया और मुंह से खून थूक दिया। उसके दिल में एक सिहरन दौड़ गई। यह आदमी कितना ताकतवर और क्रूर है। बस एक घूंस से किसी को भी मार सकता है। जब उस आदमी ने देखा कि वह शक्तिहीन व्यक्ति नहीं मरा, तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी आंखों से एक हल्की सी चमक निकल आई। चेन रुई ने देखा कि उसके चारों ओर का कोहरा तेजी से बदलने लगा और कवच पहने और तेज धार वाले ब्लेड लिए सैनिकों की एक टुकड़ी उसकी ओर दौड़ पड़ी। चेन रुई को यह आभास हुआ कि इस धुंध से बने सैनिक निश्चित रूप से मतिभ्रम नहीं थे, बल्कि उनके पास वास्तव में शक्तिशाली आक्रमण शक्तियां थीं। खतरे के उस क्षण में उसके सामने का दृश्य अचानक धुंधला हो गया। धुंध के सैनिक जैसे जैसे पास आते गए, वे उतने ही पतले होते गए। चेन रुई पहुंचने से पहले ही वे धुंध में विलीन हो गए। अप्रत्याशित रूप से साम्राज्य के 3 राक्षस जनरलों का प्रमुख ब्रोक लेविथान बिना किसी कारण के एक कैद कमजोर व्यक्ति को मार देगा। चेन रुई के पीछे से उस कुलीन महिला की आवाज सुनाई दी। अपनी बात खत्म करते हुए वह उसके सामने प्रकट हुई। जब उसने उस आदमी का नाम सुना तो चेन रुई ने अंततः अपने संदेह की पुष्टि की। ब्रोक, डेलिया का भाई, डार्क शैडो साम्राज्य के 3 दानव जनरलों का मुखिया, जिसने डेलिया को वित्त मंत्री से शादी करने के लिए मजबूर किया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ब्रोक डेलिया से इतना ज्यादा ताकतवर होगा, जो खुद भी एक दानव राजा था। चेन रुई को एक स्पष्ट सा एहसास है कि ब्रोक की असली ताकत शायद दानव राजा से ज्यादा रही होगी, और क्रिस्टीना के लिए भी यही बात थी। हालांकि वह एक कमजोर इंसान से प्रशिक्षण लेकर उच्च स्तरीय राक्षसों की शक्तियों से मुकाबला करने में सक्षम हो गया था, लेकिन इन शक्तिशाली राक्षसों की तुलना में वह बस एक कमजोर था, जैसा कि क्रिस्टीना ने कहा था। ब्रोक और क्रिस्टीना से भी ज्यादा शक्तिशाली लोग जरूर होंगे। यहाँ तक कि दानव अधिपति भी जरूरी नहीं कि सबसे शक्तिशाली हो। चेन रुई की आत्मा संतुष्टि अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गई और यह मजबूत बनने का एक अटूट विश्वास बन गया। यह महिला साम्राज्य के शाही परिवार की सबसे रहस्यमयी कुलीन महिला होगी, क्रिस्टीना। ब्रोक ने एक कुलीन व्यक्ति का शिष्टाचार बड़ी खूबसूरती से निभाया। अभी की क्रूरता और क्रूरता की तुलना में वह बिल्कुल अलग ही इंसान लग रहा था। आपसे मिलकर खुशी हुई, मेरी महिला। क्रिस्टीना ने भी बदले में उस रईस का शिष्टाचार निभाया। उसने शांत स्वर में कहा, जनरल ब्रोक, क्या आपको नहीं पता कि किसी औरत का पीछा करना बहुत अशिष्टता है? ये सचमुच थोड़ा असभ्य है। ब्रोक हल्के से मुस्कुराया, लेकिन एक प्रशंसक होने के नाते मेरी लगन माफ करने लायक है। मैं उस महिला को अपनी हवेली आने का निमंत्रण देने आया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह महिला मुझे अपनी हवेली में आने का सम्मान देंगी। माफ करना, मेरे पास पहले से ही एक साथी है। क्रिस्टीना ने चेन रुई की तरफ देखा।
मुझे डर है कि मुझे जनरल का आतिथ्य अस्वीकार करना पड़ेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी पत्नी ऐसे निकम्मे आदमी को अपना जीवनसाथी चुनेगी। ब्रोक ने चेन रूई को तिरस्कार भरी नज़र से देखा। और क्या तुम हमेशा अपने साथी को हथकड़ी से बांधते हो? औरत की ईर्ष्या को कम मत आंको। मुझे बस डर है कि वह किसी और औरत की तलाश में भाग जाएगा। क्रिस्टीना ने शांति से कहा, अगर जनरल को और कोई काम नहीं है तो कृपया हमारे निजी मामलों में दखल न दें। निजी मामले? हथकड़ी, बंधा हुआ। क्रिस्टीना के साहसिक शब्दों से चेन रूई थोड़ा घबरा गया। मेरी महिला वाकई असाधारण है। ब्रोक की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। मेरे निजी मामले यहीं खत्म होते हैं। साम्राज्य के सेनापति होने के नाते मुझे लगता है कि अपनी महिला से व्यापारिक मामलों के बारे में पूछना जरूरी है। तुम ही हो जिसने मेरे उन मातहतों को मार डाला जिन्हें मैंने अपनी बहन की रक्षा के लिए भेजा था। तो ये जनरल के अधीनस्थ ही थे जिन्होंने मुझे महारानी कैथरीन का कार्य पूरा करने से रोका। इस बार मेरे अभियान को महारानी ने विशेष रूप से अनुमोदित किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके अधीनस्थ द्वारा महारानी के आदेशों की अवज्ञा स्वार्थवश नहीं बल्कि जनरल के हितों से प्रेरित थी? क्या महाराज ने आपको और एक आदमी को ऐसी जगह आकर कुछ निंदनीय काम करने का आदेश दिया है? ब्रोक ने व्यंग्य किया। उसके शब्द कठोर हो गए। इसमें कुछ भी शर्मनाक नहीं है। रिश्तों के मामले में मेरा शाही परिवार दूसरे शाही परिवारों से ज्यादा विकसित है, क्रिस्टीना ने उदारता से कहा, लेकिन अगला वाक्य उस पर निशाना साध रहा था। मैंने सुना है कि जनरल ब्रोक ने अपनी ही बहन को ढूंढ निकाला और किसी अनजान मकसद से उसे एक बूढ़े वित्त मंत्री से शादी करने के लिए मजबूर किया। ये मेरा पारिवारिक मामला है। मुझे किसी बाहरी व्यक्ति से इतना कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। ब्रोक के चेहरे का भाव धीरे धीरे गहरा होता गया। मेरी मालकिन, आपने मेरे मातहतों को बिना वजह मार डाला। आपको मुझे इसका स्पष्टीकरण देना होगा। मेरे पास इस अभियान के लिए महारानी का वारंट है। क्या आप महारानी के आदेशों की अवहेलना करना चाहते हैं? वारंट कहाँ है? मैंने टाउन लिया के मामलों को संभालने के लिए डेलिया को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है। खैर, महारानी की ओर से शाही अंगूठी यहाँ है, इसलिए मुझे इसे कान से बजाने की अनुमति है। क्रिस्टीना ने अपनी दाहिनी मध्यमा उंगली में अंगूठी उठाई। मैं एक सिपाही हूँ, लेकिन मैंने किसी शाही अंगूठी के बारे में नहीं सुना। मैं सिर्फ महारानी के हस्ताक्षर वाले वारंट का ही पालन करूंगा। ब्रोक की आवाज़ अचानक धमकी भरी हो गई और आसपास का कोहरा तेजी से छाने लगा। तो फिर मेरे पास महारानी कैथरीन के सामने स्पष्टीकरण के लिए लेडी को जबरदस्ती राजधानी वापस लाने के अलावा कोई चारा नहीं है। जैसे ही ये शब्द समाप्त हुए, हजारों सैनिक अचानक धुंध से प्रकट हुए और एक साथ क्रिस्टीना की ओर बढ़े। क्रिस्टीना ने जल्दी से दोनों हाथों से एक घेरा बनाया जिससे हवा में गहरी लहरें उठने लगीं। सैनिक इन लहरों से घूम गए और अचानक अपने मूल धुंध रूप में लौट आए। लेस देन तत्व दुर्बलता ग्रेटर दैन। ब्रोक की कोहरे की सेना नष्ट हो गई, लेकिन वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उसने उसकी प्रशंसा की। मेरी महिला बहुत प्रतिभाशाली है। उसने तो असमोज राजपरिवार की स्वाभाविक प्रतिभा को भी इस हद तक जगा दिया है। दुर्भाग्य से मेरी महिला की शक्ति अभी भी कमजोर है। हालांकि आप दानव सम्राट के स्तर के बहुत करीब हैं और आपकी शक्ति नियंत्रण की कुशलता प्रभावशाली है। दुर्भाग्य से मैंने दानव सम्राट की शक्ति को पूरी तरह से समझ लिया है। आप जल्द ही इन दोनों के बीच के पूर्ण अंतर का अनुभव करेंगे। जैसी कि उम्मीद थी, ये दानव सम्राट स्तर का है। चेन रूई चौंक गया। वह न केवल ब्रोक की शक्ति से बल्कि क्रिस्टीना की शक्ति से भी हैरान था, क्योंकि वह जानता था कि 7 आभा फल लेने के बाद क्रिस्टीना की शक्ति एक स्तर कम हो गई थी। ऐसे में क्रिस्टीना की मूल शक्ति। वैसे भी क्रिस्टीना कमजोरी की स्थिति में थी और ब्रोक का सामना करना बहुत खतरनाक था, जो अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में था। 4 मीटर ऊंची चौकोर धातु की एक वस्तु अचानक हवा में प्रकट हुई और ब्रोक के सिर की ओर गिर पड़ी। ब्रोक का शरीर फड़क उठा और वह पहले ही पीछे आ चुका था। धातु का आधा हिस्सा मिट्टी में धंस गया और पूरे जंगल की जमीन हिल गई, जिससे उसकी अपार शक्ति का पता चला। चेन रूई को क्रिस्टीना ने पहले ही पकड़ लिया और सुरक्षित जगह पर ले आए। मानो धातु जीवित हो, वह मिट्टी से ऊपर उठी और तेजी से हवा में 5 मीटर ऊंचे मानव रूप में बदल गई। उसके चेहरे पर आंखों के अलावा कोई और अंग नहीं था और उसके शरीर पर तरह तरह के अजीबोगरीब चिन्ह उकेरे हुए थे, जिनसे एक नीला प्रकाश निकल रहा था। धातु का वह आदमी जमीन को छूने से पहले ही ऊपर की ओर उड़ गया और ब्रोक की ओर तेजी से बढ़ा। अपने विशाल शरीर के बावजूद उसकी हरकतें अजीब नहीं लग रही थीं, बल्कि वह अविश्वसनीय रूप से तेज लग रही थी। चेन रूई हक्का बक्का रह गया। गुंडम नहीं, ट्रांसफॉर्मर वो भी नहीं। दानव लोक में तो वाकई ऐसी चीज होती है। युद्ध की कठपुतली। जैसी कि क्रिस्टीना से उम्मीद थी, तुमने तो असमोडियस शाही परिवार की सबसे मजबूत प्रतिभा को भी जगा दिया। एक जीवित योद्धा की तरह युद्ध कठपुतली ने ब्रोक पर एक शक्तिशाली आक्रमण किया। जमीन लगातार कांप रही थी और उसके रास्ते में आने वाले पेड़ एक एक करके उखड़ रहे थे। जमीन बड़े बड़े गड्ढों से भरी हुई थी। दूर से भी तेज हवा के झोंके महसूस किए जा सकते थे।
चेन रुई ने पहली बार इतनी बड़ी लड़ाई देखी थी। वह बस स्तब्ध होकर देख रहा था। अगर वह अपनी वर्तमान ताकत के साथ होता तो शायद युद्ध कठपुतली द्वारा तुरंत मारा जाता। युद्ध कठपुतली की भयानक शक्ति के बावजूद ब्रोक बिना किसी क्षति के आसानी से उससे बच निकला। कुछ देर तक बचने के बाद ब्रोक थोड़ा अधीर हो गया और उसने बचना बंद कर दिया। उसने अपना दाहिना हाथ खोला और हवा में उछाल दिया। जब विशाल युद्ध कठपुतली ब्रोक से लगभग 10 मीटर दूर थी तो मानो उसे कोई अदृश्य बाधा आ गई हो। उसकी तेज गति अचानक धीमी पड़ने लगी। ब्रोक का शरीर हल्का सा कांप उठा। उसकी नीली आंखें काली हो गईं। युद्ध कठपुतली की गति धीमी होती जा रही थी और जब वह ब्रोक से लगभग 3 मीटर दूर थी तो वह आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उसका धातु शरीर हल्का सा कांपने लगा, मानो किसी जबरदस्त दबाव को झेल रहा हो। ब्रोक ने घुरघुराहट की। वह अचानक युद्ध कठपुतली के ऊपर प्रकट हुआ। उसका शरीर सीधा नीचे की ओर झुका। उसके दोनों पैर युद्ध कठपुतली पर आ गिरे। एक क्लिक की आवाज के साथ 1 दर्जन मीटर चौड़ा एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया और युद्ध कठपुतली का आधा शरीर बीच की मिट्टी में धंस गया। वह एक पल के लिए भी हिल नहीं सका। युद्ध कठपुतली को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। वह अभी भी अपने शरीर को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रही थी और अपना हमला जारी रखे हुए थी। ब्रोक की दोनों मुट्ठियां एक साथ हिलीं। हवा में बस एक धुंधलापन दिखाई दे रहा था। ये ठीक से पता नहीं था कि उसने कितने घूंसे मारे, बस घनी तेज गति से टकराने की आवाज सुनाई दे रही थी। बीच वाले गड्ढे की गहराई तेजी से बढ़ती जा रही थी। जब ब्रोक रुका तो 5 मीटर ऊंची युद्ध कठपुतली धातु के एक विकृत टुकड़े में बदल गई। उसके चारों ओर धातु के टुकड़े भी बिखरे हुए थे। वह पहले वाले मानवरूप जैसा बिल्कुल नहीं था। ब्रोक अचानक भौंचक्का हो गया। वह गड्ढे से बाहर कूद गया, लेकिन क्रिस्टीना और चेन रुई पहले ही गायब हो चुके थे। यह अजीब है। मैंने सुना है कि युद्ध कठपुतली का स्वामी की आत्मा से एक खास रिश्ता होता है। युद्ध कठपुतली के नष्ट हो जाने पर स्वामी को भी बहुत नुकसान होगा। फिर भी उसमें इतनी ताकत कैसे है कि वह मेरी आंखों के सामने से बचकर निकल गई? ब्रोक ने मन ही मन सोचा। परेशान करने वाली युद्ध कठपुतली। ब्रोक ने भौहें चढ़ाईं। ये सही है, वह तो बस एक कांसे की कठपुतली थी। क्रिस्टीना की ताकत के साथ उसे कम से कम एक चांदी की कठपुतली का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि वह एक से ज्यादा युद्ध कठपुतलियों का इस्तेमाल कर सके? युद्ध कठपुतली डार्क शैडो साम्राज्य के अस्मोद शाही परिवार की सबसे शक्तिशाली वंशावली प्रतिभा थी। यह उनकी प्रतिभाओं और एक गुप्त तकनीक के संयोजन से बनी एक शक्तिशाली युद्ध मशीन थी। अभी दिखाई गई कांसे की कठपुतली की तरह इसे न तो दर्द होता है और न ही थकान। जब तक ये पूरी तरह से नष्ट न हो जाए या इसका स्वामी मर न जाए, ये हमेशा लड़ती रह सकती थी। युद्ध कठपुतलियों के ग्रेड कांस्य, रजत और स्वर्ण हैं। इन्हें अगली पीढ़ी के उपयोग के लिए विरासत के रूप में प्राप्त किया जा सकता था। सबसे शक्तिशाली युद्ध कठपुतली असमोडियस शाही परिवार का प्रसिद्ध गुप्त खजाना अमर गहरे सोने की युद्ध कठपुतली थी। इसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से ये कुछ हजार साल पहले खो गई थी। एस्मोडियस राजपरिवार में युद्ध कठपुतली की अपनी प्रतिभा को जागृत कर एक कठपुतली को नियंत्रित करने वाले लोग पहले से ही दुर्लभ थे। जो लोग 2 या उससे अधिक को नियंत्रित कर सकते थे, वे निश्चित रूप से प्रतिभाशाली लोगों में सबसे प्रतिभाशाली थे। वर्तमान महारानी कैथरीन द ग्रेट एक साथ 4 स्वर्ण युद्ध कठपुतलियों को नियंत्रित कर सकती थीं। अपनी व्यक्तिगत शक्ति के साथ दानव क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली दानव रायजेन द ग्रेट को भी उनसे डरना पड़ता था। अब क्रिस्टीना सिर्फ एक महान दानव राजा है, लेकिन उसके पास पहले से ही 2 कठपुतलियों को नियंत्रित करने की अद्भुत प्रतिभा है। भविष्य में ब्रॉड की आंखों में जानलेवा इरादे भरे हुए थे। अभी अभी भारी प्रभाव के कारण जो पतली धुंध छाई थी वह धीरे धीरे इकट्ठा हो गई, लेकिन ब्रोक अब धुंध में नहीं था। क्रिस्टीना द्वारा उठाए जा रहे चेन रुई को सीटी की आवाज सुनाई दी और वह कुछ देर तक दौड़ता रहा। चक्कर आने से बचने के लिए उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ीं। अचानक क्रिस्टीना का शरीर चौंका और रुक गया। जब चेन रुई ने आंखें खोलीं तो उसने देखा कि क्रिस्टीना अपनी छाती ढंक रही थी और खांस रही थी। वह स्पष्ट रूप से घायल थी। क्रिस्टीना कुछ देर रुकी और बिना रुके दौड़ती रही। वह तभी रुकी जब वह घने जंगल में एक अपेक्षाकृत छिपी हुई पहाड़ी पर पहुंची। फिर उसने तुरंत आसपास की व्यवस्था करनी शुरू कर दी। उनके चारों ओर 6 धातु के खंभे दिखाई दिए। खंभों पर टोटेम जैसे प्रतीकों की परतें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और खास जादुई औजार हो। लेडी, आपको चोट लगी है? ये सोचते हुए चेन रुई ने एक रिकवरी पोशन निकाला। यह आपके लिए है। मेरे गुरु द्वारा बनाई गई रिकवरी पोशन का असर आम पोशन मास्टर से कहीं ज्यादा है। नहीं, शुक्रिया। क्रिस्टीना ने सिर हिलाया। उसकी विनम्रता में थोड़ी सतर्कता भी थी। उस युद्ध कठपुतली को अभी अभी ब्रोक द्वारा नष्ट कर दिया जाना चाहिए था। इसीलिए मुझे कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। सुश्री क्रिस्टीना, हालांकि मुझे आपके और ब्रोक के बीच की दुश्मनी का पता नहीं है, लेकिन ईमानदारी के लिए मुझे माफ कर दीजिए।
आपकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए आप ब्रोक का मुकाबला नहीं कर पा रही हैं। और हाँ, वह निश्चित रूप से हमारा पीछा करता रहेगा। मेरा एक सुझाव है, पहले डार्कविल मुझे लौटा दो ताकि मैं भागने के लिए लेस देन टेलीपोर्टेशन ग्रेटर देन शुरू कर सकूं। क्रिस्टीना कुछ देर चुप रही, फिर उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक सवाल पूछा, सिर्फ डार्कविल, सोने के क्रिस्टल की बेड़ियों का क्या? अपनी ईमानदारी दिखाते हुए हम खतरे से पूरी तरह मुक्त होने पर बेड़ियां खोल सकते हैं। अगर मैं अकेले टेलीपोर्ट होकर साइलेंट नाइट वेटलैंड जैसी डरावनी जगह पर भाग जाऊं तो मैं भी जीवित नहीं बच पाऊंगा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं मुकर जाऊंगा? घूंघट के पीछे से क्रिस्टीना की आंखें चेन रूई के दिल की गहराइयों को देख रही थीं। अपनी बुद्धि से तुम खुद को ऐसी निष्क्रिय खतरनाक स्थिति में नहीं डालोगे। जब हम शर्तों पर बातचीत कर रहे थे तो तुमने कहा था कि बेड़ियां खोलने से पहले अंगूठी ले आओ। क्या मैं अंदाज़ा लगा सकता हूं कि बेड़ियां खोलने का तुम्हारे पास कोई खास तरीका है? क्या हम अंदाज़ा लगाना बंद कर सकते हैं? चेन रूई का दिल बैठ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि शिकार की इतनी गंभीर स्थिति में क्रिस्टीना न सिर्फ बेचैन होगी बल्कि वह बेहद शांत भी होगी। इसके बजाय उसने लगभग अपना तुरुप का पत्ता खोल दिया। अगर मैं जादुई बेड़ियां खोल सकता तो मैं तुम्हारे लाल पत्तों वाले जंगल से निकलते ही बहुत पहले भाग जाता। चेन रूई जानबूझकर दुखी दिख रहा था। मैं भी ब्रोक के हाथों लगभग मर ही गया था। अपनी सुरक्षा के लिए ही मैंने यह अनुरोध किया है। अगर तुम मुझ पर शक करोगे तो मुझे कुछ नहीं कहना। मैं बस यही उम्मीद करूंगा कि तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करके ब्रोक को हरा सको और बाद में मुझे मार डालो। रिचर्ड, मेरे शक को माफ़ कर दो। अगर तुम मेरी तरह हो जो लगातार तरह तरह की साजिशों और षड्यंत्रों से घिरा रहता है तो तुम भी मेरी तरह ही सतर्क रहोगे। इसके अलावा तुम्हारे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति का सामना करते हुए मैं ज़्यादा सोच विचार करने से खुद को नहीं रोक सकता। यह मत भूलना कि क्रिस्टीना अभी भी एक औरत है और शक करना औरतों का स्वभाव है। क्रिस्टीना की अचानक तारीफों से चेन रूई अपनी नाराज़गी और ज़्यादा नहीं रोक पाया। हालांकि वह आखिरी वाक्य से असहमत था, अगर तुम्हारे जैसी कुछ और औरतें हो जाएं तो दानव लोक के सारे मर्द कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी ऐसी धारणा पर चर्चा करने का समय नहीं है। मैं आपकी स्थिति पर गंभीरता से विचार करूंगी। क्रिस्टीना ने आह भरी, और हाँ, आपने तो बात ही आसान कर दी। डार्कविल की टेलीपोर्टेशन रेंज सीमित है। लेविथान शाही परिवार की आई ऑफ इनक्यूबस में एक अनोखी लक्ष्य लॉक क्षमता थी। ब्रोक ने हमें लॉक करने के लिए ज़रूर कोई खास तरीका अपनाया होगा। अगर हम अस्थायी रूप से टेलीपोर्ट भी कर लें तो भी हम उसकी ट्रैकिंग से पूरी तरह छुटकारा नहीं पा सकते। आप डार्कविल की मालिक हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि यह एक बेतरतीब टेलीपोर्टेशन है। अगर हमारी किस्मत खराब रही तो हम ब्रोक की नज़रों से ओझल भी नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा अंगूठी का इस्तेमाल हर 24 घंटे में ही किया जा सकता है, इसलिए इसे बर्बाद नहीं किया जा सकता। इसका इस्तेमाल किसी नाजुक मौके पर ही करना होगा। ऐसा लग रहा था कि क्रिस्टीना डार्कविल से अच्छी तरह वाकिफ थी, और चेन रूई को भी पता था कि उसने कभी भी उसके प्रति अपनी सतर्कता कम नहीं की थी। मुझे नहीं पता, क्या आप उस शिक्षक से संपर्क कर सकते हैं जिसका आपने जिक्र किया था? हालांकि मुझे अभी भी इस बारे में संदेह है, लेकिन शायद यही एकमात्र तरीका हो। चेन रूई ने सिर हिलाया। दरअसल मैंने मैजिक पाउच के स्पेस में अपने गुरु से संपर्क करने की कोशिश की है। हालांकि मैं काफ़ी समय से अपने गुरु से संपर्क नहीं कर पाया हूँ। मेरे गुरु शायद फिर से एकांतवास में हैं, यानी प्रशिक्षण के लिए सभी भावनाओं को बंद कर रहे हैं। एक निश्चित स्तर तक पहुंचने से पहले वे कभी नहीं जाएंगे। जैसा कि अपेक्षित था, क्रिस्टीना ने शांति से उसकी ओर देखा, लेकिन उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। तो अब एक ही रास्ता है, मुझे बचे हुए तीनों फल दे दो। चेन रूई हैरान रह गया और शक की निगाहों से देखने लगा। क्रिस्टीना जानती थी कि वह किस बात से परेशान है, इसलिए उसने अपने अंगूठी वाले हाथ में शाही परिवार की अंगूठी उठाई और औपचारिक रूप से कहा, मैं इस शाही परिवार की अंगूठी की कसम खाती हूँ कि इस मिशन को पूरा करने और राजधानी लौटने से पहले मैं अपने सामने इस आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। अगर मैं इसका उल्लंघन करती हूँ तो मेरा शरीर और आत्मा दोनों अनंत पीड़ा में फंस जाएंगे। राजधानी लौटने से ठीक पहले। ये कुलीन महिला ऊपर से तो विनम्र लग रही थी, लेकिन उसके मन में अब भी उसके लिए जानलेवा इरादे थे। चेन रूई कड़वी मुस्कान के साथ बोली, क्या हमें शपथ के लिए अपने नामों की ज़रूरत नहीं है? क्रिस्टीना ने शांति से कहा, क्रिस्टीना नाम शपथ के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे रिचर्ड नाम है। तभी चेन रूई को पता चला कि क्रिस्टीना तो बस एक उपनाम था। ऐसा लग रहा था कि ब्रोक को भी इस रहस्यमय कुलीन महिला का असली नाम नहीं पता था। उसके ऐसा कहने का मतलब ज़रूर उसकी ईमानदारी होगी। चेन रूई जानता था कि उसके पास ज़्यादा विकल्प नहीं हैं। अगर वह ब्रोक के हाथों में पड़ गया तो उसकी मौत तय है। उसने तुरंत झिझकना बंद कर दिया और हामी भर दी। फिर उसने पूछा, देवी, इतनी जल्दी में इन सबको खा लेने से क्या कोई बुरा असर होगा? मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए ये सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। मैं असफल नहीं हो सकती।
क्रिस्टीना ने आभा फल लिए और जादुई तंबू लगाया। याद रखना, मैं तंबू में जाकर फल की शक्ति को अवशोषित करूंगी। इसमें काफी समय लग सकता है, इसलिए तुम बाहर इंतजार कर सकते हो। चाहे कुछ भी हो जाए, पास मत आना। अगर नहीं, तो मैं शपथ के विरुद्ध जाकर तुम्हें मार डालूंगी। चेन रुई को पता था कि वह एक नाजुक मोड़ पर पहुंच गई है। अगर ऐसा नहीं होता, तो ब्रोक जैसे मजबूत दुश्मन के सामने वह ऐसा जोखिम नहीं उठाती। इसलिए उसने तुरंत सिर हिला दिया। दोनों ने कुछ देर इस पर चर्चा की। फिर क्रिस्टीना ने चेन रुई द्वारा दिए गए 3 जियुतियान जुवान आभा फल को एक निश्चित दृढ़ संकल्प के साथ देखा और तंबू में चली गई। 1 घंटा बीत चुका था। चेन रुई को लगा जैसे समय बहुत धीरे चल रहा है, लेकिन उसने इंतजार नहीं किया। इसके बजाय उसने सोने के क्रिस्टल की बेड़ियों पर लेस दैन आभा रूपांतरण ग्रेटर दैन सक्रिय कर दिया। स्वर्ण क्रिस्टल वास्तव में सबसे शक्तिशाली क्रिस्टल था, जो रक्त क्रिस्टल से भी बेहतर था। इसके अलावा इस स्वर्ण क्रिस्टल बेड़ियों में उच्चतम गुणवत्ता वाले स्वर्ण क्रिस्टल का उपयोग किया गया होगा। पैरों की बेड़ियों के एक जोड़े को परिवर्तित करने के बाद उसे 500 के आभा प्राप्त हुई और उसकी कुल आभा 1.6 मीटर तक पहुंच गई। अब उसके पास बहुत सारी आभा थी, लेकिन उपयोग करने के लिए बहुत कम क्षेत्र था। अपने लेस देन छलावरण ग्रेटर देन को बनाए रखने के लिए उसने प्रति मिनट केवल 1 आभा का उपयोग किया, इसलिए यह 1.4 का दिन से थोड़ा ही अधिक था। हालांकि चेन रुई ने अपने हाथ पर लगी सोने की क्रिस्टल बेड़ियों को पूरी तरह से नहीं बदला, बल्कि उसका एक हिस्सा ही नष्ट कर दिया। उसकी शक्ति को दबाने वाली जादुई व्यूह रचना के नष्ट होने के बाद उसकी दबी हुई शक्ति तुरंत उसके शरीर में लौट आई। ऊपर से उसके दोनों पैरों और हाथों में अभी भी बेड़ियां थीं। हालांकि वास्तव में उसके पैरों की बेड़ियां लेस देन छलावरण ग्रेटर देन द्वारा बनाया गया एक भ्रम थीं, बिल्कुल कपड़ों की तरह। उसके हाथ की बेड़ियां बस वास्तविकता में लटकी हुई थीं। उसे विश्वास था कि क्रिस्टीना को भी इस अंतर का पता नहीं चलेगा। अब जब आखिरी पल नज़दीक आ रहा था, हालांकि उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि क्रिस्टीना झूठ बोल रही है, फिर भी वह अपनी शपथ पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता था, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही उसे डार्क विल मिल गया, वह तुरंत टेलीपोर्ट होकर भाग जाएगा। अगर उसने क्रिस्टीना को फल खाते हुए आज़ादी से घूमते हुए नहीं देखा होता और उसकी ताकत पर कोई असर नहीं होता, तो उसे इस रहस्यमयी कुलीन महिला को धमकी देने का मन करता कि अब उसकी ताकत वापस आ गई है, इसलिए वह अंगूठी लौटा दे। हालांकि अभी अभी उसकी कही बातें कोई धोखा नहीं होनी चाहिए। अगर उसने लापरवाही से काम करने की हिम्मत की, तो क्रिस्टीना सचमुच उसे मार सकती थी। 1 घंटा और बीत गया। अगर सिर्फ एक फल होता, तो क्रिस्टीना उसे पचा ही लेती। लेकिन जब वह एक साथ 3 फल पचा रही थी, तो मुश्किल शायद सिर्फ जोड़ने जितनी आसान नहीं थी। उसी समय ब्रोक की आकृति अंततः घने जंगल में प्रकट हुई। अजीब बात है, ब्रोक की नज़र में चेन रुई और पीछे वाला तंबू नजर नहीं आया। ये धातु के कुलदेवताओं का रहस्यमय प्रभाव होना चाहिए। हालांकि ब्रोक चेन रुई को देख नहीं पा रहा था, फिर भी इनक्यूबस की आंख की कुछ इंद्रियों पर भरोसा करते हुए वह धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। चेन रुई घबराया हुआ था, लेकिन उसने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार ब्रोक धातु के कुलदेवताओं की सीमा में पहुंच गया। अचानक 6 कुलदेवताओं ने चकाचौंध कर देने वाली रोशनी उत्सर्जित की और एक षट्भुज सरणी बना दी। हेक्साग्राम सरणी के भीतर प्रत्येक टोटेम एक साथ बैंगनी लौ में जलता था। आग की लपटों में आग में लिपटे 6 बैंगनी पक्षियों के शरीर और भी साफ दिखाई देने लगे। वे एक साथ चहचहाए और ब्रोक पर हमला कर दिया। कुलदेवताओं की वजह से ब्रोक को खंभे नहीं, सिर्फ 6 बैंगनी विशाल पक्षी दिखाई दिए, इसलिए वह थोड़ा चौंका। उसने अपने दोनों हाथ हिलाए और पारदर्शी क्रिस्टल के आड़े तिरछे घेरे दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे क्रिस्टलों ने उसके शरीर को घेरकर एक दीवार बना दी हो। बैंगनी पक्षियों ने क्रिस्टल पर जोरदार गति से प्रहार किया। हालांकि ये क्रिस्टल अवरोध, जो सुंदर और नाजुक लग रहा था, वास्तव में बेहद मजबूत था। इसलिए पक्षी एक बार में उसे तोड़ नहीं पाए। ब्रोक की खौफनाक आवाज पूरे घने जंगल में गूंज उठी, क्रिस्टीना, तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसी कोई चाल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर तुम समझदार हो तो आज्ञाकारी होकर बाहर आओ। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, वरना मैं महारानी से भी कह सकता हूं कि तुम मेरी औरत बन जाओ। बैंगनी पक्षियों पर लगी ज्वाला और तेज हो गई। क्रिस्टल की दीवार अब और नहीं टिक सकी और भीषण घेराबंदी के बाद उसमें दरार पड़ गई। ब्रोक ने अचानक अपनी क्रिस्टल की दीवार हटा ली। बड़े पक्षियों ने तुरंत उसे घेर लिया और एक बैंगनी प्रकाश गोल में बदल गए, जिसने ब्रोक को कसकर फंसा लिया। कुछ ही देर में प्रकाश की गेंद और अधिक सहन नहीं कर सकी और कांपने लगी। अचानक चेन रुई को लगा कि उसके शरीर के किनारे से एक तेज हवा गुजरी है। जब उसने पलट कर देखा तो तंबू गायब हो चुका था। फिर उसने बैंगनी प्रकाश गोल की ओर एक धुंधली रोशनी चमकती देखी, जिसने उसे काली रोशनी की एक परत के रूप में ढक दिया। ये तेजी से घूमने लगी और ब्रोक को बीच में फंसा लिया। जमीन हिल गई और भूकंप की तरह एक के बाद एक गहरी दरारें दिखाई देने लगीं।
100 मीटर के दायरे में एक भी पेड़ नहीं बचा था। टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े, पत्ते, रेत और पत्थर इधर उधर घूम रहे थे। चेन रुई पहले ही सुरक्षित क्षेत्र में वापस जा चुका था। उसने हैरानी से उस अद्भुत युद्ध को देखा। यह उसकी पिछली दुनिया का कोई सीजीआई प्रभाव वाला फिल्मी दृश्य नहीं था, बल्कि यह उसकी असली ताकत थी। गहरे बैंगनी रंग का प्रकाश गोल तेजी से घूम रहा था, लेकिन कंपन भी तेज होता जा रहा था। तभी उसे एक तेज चीख सुनाई दी और प्रकाश गोल पर अनगिनत दरारें पड़ गईं, जिनसे रक्त लाल चमकदार रोशनी निकल रही थी। विशाल पक्षी चकनाचूर होकर जमीन पर गिर पड़े और टूटे हुए कुलदेवताओं के खंभों में बदल गए। क्रिस्टीना का लबादा ओढ़े शरीर चेन रुई के पास प्रकट हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह गिरने वाली है। चेन रुई ने तुरंत उसे सहारा दिया। उसने महसूस किया कि वह हाँफ रही थी और उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे भारी चोट लगी हो। ब्रोक भी अपना धैर्य खोता हुआ सा लग रहा था। उसके चांदी के ऊपरी कवच पर अनगिनत दरारें और विकृतियां थीं। उसके मुंह के किनारे से खून भी निकल रहा था। उसकी दोनों आंखें काली हो गई थीं। यह उसकी इंक्यूबस की आंख के पूरी तरह सक्रिय होने का संकेत था। तभी उसके हाथ में एक रक्त लाल तलवार प्रकट हुई। ब्रोक का सुंदर चेहरा पहले ही विकृत हो चुका था। उसके क्रोध भरे स्वर में एक अनोखा प्रभाव था, डार्क शैडो क्लॉक। यह असल में डार्क शैडो शाही परिवार की सबसे बड़ी कलाकृति है। तुम डार्क शैडो क्लॉक का इस्तेमाल कैसे कर पा रहे हो? तुम असल में कौन हो? राजपरिवार की सर्वोच्च कलाकृति की अपनी स्वतंत्र चेतना होती थी। आमतौर पर केवल सम्राट या सर्वोच्च राज्यपाल को ही मान्यता दी जाती थी। उदाहरण के लिए, अब तक फॉलन एंजल साम्राज्य के रीजेंट ऑब्सीडियन को फॉलन एंजल की तलवार नामक कलाकृति की मान्यता नहीं मिली थी। निश्चित रूप से ऐसे कई अत्यंत दुर्लभ मामले रहे होंगे। जिन लोगों को कलाकृतियों द्वारा अतिरिक्त रूप से मान्यता दी गई थी, वे सभी उस कलाकृति के असली मालिक बन गए थे, जो राजपरिवार के राज्यपाल थे। महारानी क्रिस्टीना ने मुझे ये डार्क शैडो क्लोक खुद दिया है। अगर तुमने मुझ पर दोबारा हमला करने की हिम्मत की तो तुम्हें राजद्रोह की सजा मिलेगी। क्रिस्टीना की आवाज़ में थोड़ी गंभीरता थी। हालांकि उसकी चोटें गंभीर होने के कारण वह थोड़ी कमज़ोर लग रही थी। तुम गद्दार हो। महारानी ने साम्राज्य की अनमोल कलाकृति किसी और को इस्तेमाल करने के लिए क्यों दी? तुमने ही कलाकृति चुराई होगी। ब्रोक की काली पुतलियां खौफनाक हत्या से भरी थीं। महारानी के सबसे भरोसेमंद सेनापति होने के नाते मैं चोरी की कलाकृति वापस पाने के लिए गद्दार को मारने की कसम खाता हूँ। ब्रोक ने फिर भी कड़ा रुख अपनाया और क्रिस्टीना को कोई जगह नहीं दी। चेन रुई को भी एहसास हुआ कि देशद्रोह और गद्दार को मारना तो बस दिखावटी बहाने थे। क्रिस्टीना भले ही रानी थी, ब्रोक ने आज उसे खत्म करने का फैसला कर लिया था। एक साम्राज्य का सेनापति दरअसल उस शाही रईस को मारना चाहता था जिस पर महारानी भरोसा करती थी। चेन रुई को यह कहानी नहीं पता थी, लेकिन उसे यकीन था कि ब्रोक किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, यहाँ तक कि उसे भी नहीं। क्रिस्टीना ने इस झगड़े का फायदा नहीं उठाया, बल्कि उसने चेन रुई का हाथ कसकर पकड़ लिया। चेन रुई को लगा कि उसके हाथों में अनोखी शक्ति है। सिर्फ उसका शरीर ही नहीं, मानो उसकी आत्मा भी क्रिस्टीना की गिरफ्त में थी। वह खुद को छुड़ाने की जरा भी कोशिश नहीं कर पा रहा था। अब यह आपके भाग्य पर निर्भर करता है। अचानक चेन रुई को लगा कि उसकी हथेली पर कुछ है और वह एक अंगूठी थी। टूटे हुए धातु के कुलदेवता अचानक फट गए और ब्रोक ने तुरंत अपने शरीर की रक्षा के लिए बचाव किया। ध्यान भटकने के उस क्षण में उसने देखा कि क्रिस्टीना और चेन रुई की आकृतियां अचानक धुंधली और विकृत हो गईं। उसे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। वह विस्फोट के प्रभाव को झेल नहीं पाया और उछलकर तुरंत उन दोनों के सामने आ गया। उसके हाथों से एक लाल रोशनी चमकी और उनकी कमर की ओर बढ़ी। उस क्षण डार्क विल सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया और वह वार चुक गया। ब्रोक गुस्से से भर गया। उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए अपनी रक्त तलवार चलाई और उसके पीछे के सारे पेड़ कमर तक कट गए। उस महत्वपूर्ण क्षण में चेन रुई ने आखिरकार डार्क विल के लेस देन टेलीपोर्टेशन ग्रेटर देन फंक्शन को सफलतापूर्वक सक्रिय कर दिया और क्रिस्टीना का हाथ पकड़े हुए ब्रोक के दुष्ट हाथों से अस्थायी रूप से बच निकला। निश्चित रूप से उनके हाथ पकड़ने का कारण ये था कि क्रिस्टीना ने उसका हाथ अंतरंगता से पकड़ रखा था। वह उससे छुटकारा नहीं पा सकता था। कुछ क्षण चक्कर आने के बाद वे दोनों एक अपरिचित स्थान पर पहुंच गए। सामने पानी का एक विशाल कुंड था। रंग और तीखी गंध से वह बता सकता था कि पानी में जानलेवा जहर है। कुंड के चारों ओर दलदल में अपेक्षाकृत दुर्लभ विशाल पेड़ थे और जंगल के भीतर एक हरा कोहरा छाया हुआ था। जहर, पानी, लकड़ी, धुंध और यहाँ तक कि जिस कीचड़ में वे पैर रख रहे थे उसमें भी जहर था। हालांकि चेन रुई को सबसे अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि जंगल में, झील के किनारे और यहाँ तक कि आकाश में भी अभी भी बड़ी संख्या में जीव मौजूद थे। हरे भूरे रंग के शल्क, विशाल आवरणयुक्त पंख, तीखे जहरीले दांत और मजबूत अंग। चेन रुई इन जीवों से अच्छी तरह वाकिफ था। वाइवन्स दर्जनों हैं, नहीं और भी हैं,
हालांकि कई वाइवन लेस देन विश्लेषणात्मक आंखों ग्रेटर देन की पहुंच में नहीं थे, लेकिन उनके रूप रंग के आधार पर उनमें से ज्यादातर मिंगदा या केगु जैसे अपरिपक्व वाइवन नहीं थे, बल्कि वे डरावने राक्षसी जानवर थे जिनमें सचमुच परिपक्व शक्ति थी। एक वयस्क वाइवन की युद्ध शक्ति एक उच्च दानव के बराबर थी और जो उत्परिवर्तित थे उनकी ताकत और भी अधिक थी। अचानक चेन रूई को लगा जैसे उस पर दुर्भाग्य के देवता का साया पड़ गया हो। बानकल के खात्मे के बाद हुए टेलीपोर्टेशन के बाद से वह बदकिस्मत था। पहले उसे बंदूक की नोक पर टेलीपोर्ट किया गया था। सौभाग्य से उसकी मुलाकात डेलिया से हुई और उसे बच निकलने की उम्मीद दिखाई दी। फिर भी उसे इस भयानक बुद्धि वाली कुलीन महिला ने साइलेंट नाइट वेटलैंड में पहुंचा दिया। साइलेंट नाइट वेटलैंड में उनका सामना डरावने ब्रोक से हुआ। जब काफ़ी मशक्कत के बाद उसे डार्कविल वापस मिला तो एक और टेलीपोर्ट ने उसे वाइवन की मांद में पहुंचा दिया। उसे याद आया कि जब वह उस कुलीन महिला से झूठ बोलना चाहता था तो उसने कहा था कि वह साइलेंट नाइट वेटलैंड में वाइवन पकड़ने आया है। अब ये सचमुच सच हो गया। क्या यही वह प्रसिद्ध सपना सच हुआ था? एक वाइवन ने घुसपैठियों को गौर से देखा और भयंकर गर्जना करता हुआ आया। शुरू में क्रिस्टीना चेन रूई को पकड़कर ले जाना चाहती थी। अचानक उसका शरीर और भी जोर से कांप उठा, मानो वह किसी चीज को जोर से नियंत्रित कर रही हो। उसने बस अपने शरीर को सहारा देने के लिए चेन रूई का हाथ पकड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि ब्रोक के साथ लड़ाई में उसकी चोटों की गंभीरता उम्मीद से परे थी। अगर माहौल ऐसा न होता तो चेन रूई धीरे धीरे इस रहस्यमयी कुलीन महिला के साथ अंतरंगता का आनंद ले सकता था। हालांकि उसके पास इतना समय नहीं था क्योंकि उनके आसपास वाइवन की संख्या बढ़ती जा रही थी। चेन रूई वाइवन की आक्रामकता को जानता था, इसलिए उसने लापरवाही से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। लेस देन विश्लेषणात्मक आंखों ग्रेटर देन से उसने वाइवन की दहाड़ का मतलब सुना, घुसपैठिए, मार डालो। क्रिस्टीना ने अपनी कंपकंपी को बलपूर्वक रोका और अपनी बची हुई ताकत से लड़ने के लिए अपने स्पेस रिंग से अखरोट के आकार की 2 धातु की गेंदें निकालीं। अगर वह अपनी सामान्य अवस्था में होती तो और भी वाइवन होते तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि चूंकि उसकी ताकत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और स्थिति काफी खराब थी, ऐसा लग रहा था कि जिस बात का उसे सबसे ज्यादा डर था वह होने ही वाली थी। तभी रिचर्ड ने धीरे से उसकी बांह छोड़ी और फुसफुसाया, मैं अभी उनका ध्यान खींचने का कोई रास्ता ढूंढता हूं। जब मौका मिले भाग जाना। क्रिस्टीना थोड़ी चौंकी, क्योंकि रिचर्ड और वह भले ही ऊपरी तौर पर दुश्मन न हो पर दोस्त तो बिल्कुल नहीं थे। वह उसके प्रति अपने जानलेवा इरादों से कभी मुक्त नहीं हो पाए। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस आदमी को वह नियंत्रित कर रही थी वह इस स्थिति में ऐसी बातें कहेगा। उसे हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता पर गर्व था, फिर भी वह उसकी चाल समझ नहीं पाए। अगर चेन रूई क्रिस्टीना की भावनाओं को जानता तो उसे जरूर गर्व होता। शुरू से लेकर अब तक वह उस रहस्यमयी कुलीन महिला की बुद्धिमत्ता से दबा हुआ था। अब आखिरकार उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसे वह समझ नहीं पाए। दरअसल चेन रूई की योजना बहुत आसान थी। वह वाइवन से संवाद करने के लिए लेस देन विश्लेषणात्मक आंखों ग्रेटर देन का इस्तेमाल करेगा। अगर वह सचमुच ऐसा नहीं कर पाता तो वह भागने की कोशिश करेगा क्योंकि वह जहरों से प्रतिरक्षित था। जहां तक क्रिस्टीना को छोड़ने की बात है तो यह एक बहुत बड़ा बोझ उतारने जैसा था, क्योंकि वह एक जादूगरनी जैसी चतुर महिला की बजाय वाइवन्स के एक विशाल झुंड का सामना करना ज्यादा पसंद करेगा। चेन रूई को अकेले खतरों का सामना करते देख क्रिस्टीना के दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। हालांकि उसे पता था कि इस आदमी की शायद कोई और योजना है, फिर भी यह एहसास बेवजह आया। शायद वह आमतौर पर बहुत व्यस्त रहती थी, इसलिए उसे बहुत दिनों से ये दूरी का एहसास नहीं हुआ था। जब वाइवन्स ने चेन रूई को आते देखा तो वे उसकी ओर इकट्ठा हो गए और जोर जोर से दहाड़ने लगे। क्रिस्टीना की मुट्ठियां और भी कस गईं, लेकिन आखिरकार उसने मौके का फायदा उठाकर वहां से जाने से मना कर दिया। देखते हैं ये आदमी क्या करने वाला है। चेन रूई काफी घबराई हुई थी, क्योंकि न सिर्फ इन वाइवन्स ने अपने शरीर से जहरीले पदार्थ छोड़े थे, बल्कि उनकी सारी ताकतें डी स्तर पर थीं, जो एक उच्च दानव के बराबर थी। उनमें से 1 या 2 ऐसे भी थे जो दानव राजा स्तर सी पर थे। अगर संवाद असफल रहा तो बच निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। लेस देन विश्लेषणात्मक आंखें ग्रेटर देन तो बस एक अनुवादक थीं। सभी राक्षसी जानवर मैत्रीपूर्ण संबंधों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। शीलान पर्वत पर सेरबेरस का सामना करते समय उनकी अप्रभाविता इसका सबसे अच्छा उदाहरण थी। हालात वाकई खराब थे। हालांकि चेन रूई ने अपनी मित्रता का इजहार किया था, लेकिन लेस देन विश्लेषणात्मक आंखों ग्रेटर देन से भेजे गए संदेश वाइवन की ओर से हिंसक शत्रुता से भरे थे। वे उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। यह उचित भी था, क्योंकि शेरों का झुंड अकेली भेड़ के समझौते को क्यों स्वीकार करेगा। चेन रूई के टुकड़े टुकड़े होने की आशंका देखकर क्रिस्टीना के हाथों में 2 धातु के मोती चमकने लगे थे। अचानक उस आदमी ने कुछ अजीब हरकतें की और सचमुच पक्षियों की उड़ान की नकल की। नहीं, ये तो वाइवन की उड़ान होनी चाहिए।
वह बीच बीच में अपने दांत भी दिखा रहा था। वह वाकई बहुत मज़ेदार लग रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि इतने खतरे के सामने वह मानसिक रूप से टूट गया हो? तभी एक अजीब बात हुई। इन वाइवन ने अपनी हमलावर मुद्रा रोक दी। इसके बजाय उन्होंने अपने मज़ेदार प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित किया और बीच बीच में धीमी सी फुफकारें निकालते रहे। क्रिस्टीना समझ गई कि फुफकारने वालों में दुश्मनी बहुत कम हो गई थी, और उसे और भी हैरानी हुई। क्या वाकई जानवरों को काबू में करने का कोई चमत्कारी हुनर है? कुछ ही हरकतों से उसने वाइवन जैसे आक्रामक राक्षसी जानवरों को भी उनकी दुश्मनी कम करने पर मजबूर कर दिया। ये नामुमकिन है। अगर यह इतना आसान है तो दानव लोक का आकाश ड्रैगन पर सवार जानवरों को काबू करने वालों से भर जाएगा। केगू को ऐसे ही काटना बहुत पसंद है और काटने के बाद वो छोड़ता ही नहीं। मेंगदा की गांड पर एक बड़ा सा बर्थमार्क है। उसने एक बार कहा था कि उसका नाम अंकल टकर ने रखा है। तुम में से कौन टकर है? अब चेन रूई सचमुच बहुत खुश था कि उसने उस समय डार्क मून सिटी के आकाश युद्ध में भाग लिया था और 2 युवा वाइवन को हासिल किया था। साथ ही उसे इस बात की भी खुशी थी कि जब भी वह बोर होता था तो उन दोनों वाइवन से बात करता था। अगर वह एक आम ड्रैगन नाइट होता तो ड्रैगन नाइट की हड्डियों समेत सब कुछ अब तक गायब हो चुका होता। उसी समय वाइवन का एक और झुंड उतरा। इसका नेतृत्व एक वाइवन कर रहा था जिसका शरीर बाकियों की तुलना में स्पष्ट रूप से बड़ा था। उसका शरीर हल्के भूरे रंग का था, उसके शल्क गहरे नीले प्रकाश में प्रतिबिंबित हो रहे थे और उसकी पूंछ में बिच्छू जैसी नुकीली धारियां थीं। इस नीले भूरे रंग के वाइवन को देखकर बाकी वाइवन वहां से चले गए। उन्होंने अपने पंख रखे और राजा के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए झुक गए। लेस देन विश्लेषणात्मक आंखें ग्रेटर देन ने दिखाया कि नीले भूरे रंग के वाइवन की ताकत निर्णय लेने में असमर्थ थी। चेन रूई को यकीन था कि यह इस खोह का राजा ही होगा। उसने तुरंत अपनी चेतना में कहा, आदरणीय राजा, मैं केगू और मेंगदा का साथी हूँ और दूर से उनके खोए हुए घर की तलाश में आया हूँ। वाइवन राजा ने चेन रूई को कुछ देर तक घूरा, जब तक कि घूरने से उसके दिल में ठंडक नहीं हो गई। फिर वाइवन राजा दहाड़ा, तुम धूर्त राक्षस हो जो मेरे लोगों को पकड़कर मार डालते हो। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे सीधे कैसे बात करते हो, मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगा। उस दहाड़ से वे वाइवन पक्षी जो शुरू में मित्रता व्यक्त कर रहे थे पुनः प्रबल शत्रुतापूर्ण हो गए। वाइवन राजा की बुद्धि और शक्ति स्पष्ट रूप से सामान्य वयस्क वाइवन से कहीं अधिक थी। राजा के विरोध का सामना करते हुए चेन रूई ने तुरंत समझाया कि वह वाइवन से संवाद करने की क्षमता के साथ पैदा हुआ था। एक सामूहिक मुकाबले में उसने 2 युवा वाइवन को दानव शिकारी से बचाया था और तब से वे दोनों वाइवन उसके सबसे घनिष्ठ साथी बन गए थे। उसने केगू और मेंगशुआन से ये भी वादा किया कि वह उन्हें साइलेंट नाइट वेटलैंड में अपना घर खोजने में मदद करेगा। जब चेन रूई ने मेंगदा और केगू की विशेषताओं और सामान्य व्यवहार का जिक्र किया तो वे दोनों वाइवन जो वाइवन राजा के साथ उतरे थे धीरे से गुर्राने लगे। वे मेंगदा के माता पिता निकले। अपने लापता बच्चे का पता चलने के बाद वे वाइवन राजा के व्यवहार से भयभीत होने के बावजूद बेहद उत्साहित थे। चेन रूई ने इसका फायदा उठाया और कहा कि वह मेंगदा और केगू के साथ यहाँ आ रहा है। हालांकि वे बीच में टाउन लिया से आगे नहीं जा सकते थे, इसलिए उसने दोनों वाइवन को माउंट शिलोन पर ही छोड़ दिया। वाइवन राजा सोच में पड़ गया। हालांकि उसकी बुद्धि सामान्य वाइवन से ज्यादा थी, फिर भी वह पगलियो जैसे ड्रैगन की असली बुद्धि तक पहुंचने से कोसों दूर था। इसलिए वह ये तय नहीं कर पा रहा था कि वाइवन से संवाद करने वाला यह राक्षस सच कह रहा है या नहीं। मैं, चेन रूई, अपने दांतों और पंजों की कसम खाता हूँ। चेन रूई ने अपना मुंह खोला और अपना बायां हाथ ऊपर उठाया। मेंगदा से उसने यही सीखा था कि वाइवन दांतों और पंजों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। मैं उन लोगों से बिल्कुल अलग हूं जो वाइवन को गुलाम बनाते हैं। मेरे दिल में वाइवन मेरे सबसे भरोसेमंद दोस्त और साथी हैं। चेन रूई को अपने दांतों और पंजों की कसम खाते देख वाइवन राजा का रवैया आखिरकार बदल गया। हालांकि उसे अभी भी उस पर पूरा भरोसा नहीं था और उसका लहजा अभी भी अमित्र था। चेन रूई, मैं तुम्हें अभी वाइवन का दोस्त मानता हूँ। हालांकि हमारी मांद अब सबसे बड़े खतरे का सामना कर रही है। खतरा टलने से पहले मेंगदा और केगू को वापस मत लाना। कैसा खतरा? वाइवन के सबसे अंतरंग साथी के रूप में मैं आप सभी की मदद करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहता हूँ। यहाँ से जाने पर उसका सामना खतरनाक आदमी ब्रोक से हो सकता है, इसलिए उसे कम से कम तब तक यहाँ रहना होगा जब तक डार्कविल का दोबारा इस्तेमाल न हो जाए। उससे पहले वाइवन की मांद ही सबसे अच्छा आश्रय हो सकती है। डार्कविल को इस बार काफ़ी दूर टेलीपोर्ट हो जाना चाहिए था। इनक्यूबस की आंख के साथ भी वह इतनी जल्दी वाइवरन की मांद नहीं ढूंढ पाता। इसके अलावा ब्रोक को कभी उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी खतरनाक जगह पर बस जाएंगे। तुम बहुत कमज़ोर हो। हमारे दुश्मन 2 शक्तिशाली हाइड्रा हैं जो वाइवन की मांद पर कब्जा करना चाहते हैं। हमने कई बार युद्ध किया है और कई बहादुर योद्धाओं को खोया है। हाइड्रा एक विशाल राक्षसी जानवर था।
उसके मजबूत अंग और 9 सांप जैसे सिर थे। उसकी ताकत ड्रैगन से कम थी। बेशक उसकी बुद्धि ड्रैगन से कहीं कम थी। हाइड्रा के शरीर में एक घातक जहर था। इसके अलावा उनकी शारीरिक और जादुई सुरक्षा बहुत मजबूत थी। कुछ उत्परिवर्तित रूप एक विशेष जादुई हमले का भी इस्तेमाल कर सकते थे। जब तक सभी 9 सिर नहीं काट दिए जाते तब तक उनका पूरी तरह से सफाया नहीं हो सकता था। उनकी कमजोरी सिर्फ उनकी अपेक्षाकृत धीमी गति थी। साइलेंट नाइट वेटलैंड में 2 हाइड्रा एक जोड़े की तरह थे। अपनी शारीरिक बनावट के कारण वे वाइवन जैसे विषैले वातावरण को पसंद करते थे। पहले हाइड्रा और वाइवन के बीच शायद ही कभी कोई टकराव होता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस जहरीले दलदल में वे रहते थे वह सूख रहा था और मादा हाइड्रा ने अभी अभी अंडे दिए थे। इसलिए उनके मन में वाइवन की मांद पर कब्जा करने का विचार आया। दोनों पक्षों में कुछ लड़ाइयाँ हुईं। चूंकि दोनों ही जहरीले जीव थे इसलिए उनका जहरीला असर साफ दिखाई नहीं दिया। हालांकि हाइड्रा की ताकत वाइवन से कहीं ज्यादा थी, इसलिए भले ही वाइवन संख्या में ज्यादा थे और उन्होंने हाइड्रा को कई बार हराया भी, फिर भी वाइवन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस लड़ाई में केगू के माता पिता भी मारे गए। एक वयस्क हाइड्रा दानव अधिपति और कम से कम एक महान दानव राजा के बराबर ऊंचाई तक पहुंच सकता था। चेन रूई को तुरंत कोई अच्छी रणनीति नहीं सूझी, इसलिए उसने कहा, मेरे दोस्त, मुझे इन दोनों हाइड्रा से निपटने का तरीका समझने के लिए थोड़ा समय दो। तभी पीछे से एक अजीब सी आवाज़ आई। जब उसने मुड़कर देखा तो क्रिस्टीना जोर जोर से कांप रही थी और उसके हाथों की 2 गोलियां जमीन पर गिर पड़ीं। उसका शरीर कांप रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो गिरने ही वाली है। चेन रूई उसे सहारा देने ही वाला था कि क्रिस्टीना ने खुद ही अपने शरीर को संभाल लिया। उसने अपना हाथ उठाकर उसे हिलने से रोका, मत आओ। चेन रूई ने मन ही मन आह भरी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह औरत इतनी धैर्यवान है कि भाग नहीं सकती। उसने मुझे अभी अभी वाइवन से बात करते हुए देखा होगा। क्रिस्टीना ने एक गहरी सांस ली और उसकी कंपकंपी धीरे धीरे कम हो गई। उसने अपनी आवाज़ में संयम को ज़बरदस्ती नियंत्रित किया, तुमने वाकई सुनहरे क्रिस्टल की बेड़ियां तोड़ दी थीं। तुमने मुझे अभी भाग जाने को इसलिए कहा था क्योंकि तुम्हें डर था कि मैं तुम्हारे चमत्कारी पशु वशीकरण कौशल को देख लूंगा। और तुमने तो शुरू से ही कोई मारक औषधि भी नहीं ली। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें वाइवन के जहर का ज़रा भी डर न हो? चेन रूई को उम्मीद नहीं थी कि उसकी गहरी चोटों के बावजूद उसे इतनी सारी चीज़ें नजर आएंगी। उसने बस एक बहाना बनाया, ये जानवरों को काबू में करने का हुनर मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था, लेकिन मैं इसे पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। इन शक्तिशाली राक्षसी जानवरों का सामना करना, जो मुझे कभी भी अपना शिकार बना सकते हैं, मुझे वाकई ज़्यादा आत्मविश्वास नहीं है। अगर मैं सचमुच इतना शक्तिशाली होता तो मैं पहले ही वाइवन्स की एक टीम लेकर सीधे टाउन लिया पहुंच जाता और स्कारलेट गार्ड्स को खत्म कर देता। मैं तुम्हारे हाथों में क्यों पड़ूंगा? क्रिस्टीना ने घृणा से कहा, तो फिर आप मुझे इसलिए जाने दे रहे हैं क्योंकि मैं वाइवन से भी अधिक डरावनी हूं। औरतों का ज्यादा चालाक होना शायद अच्छी बात नहीं है। चेन रूई ने सिर हिलाया। हालांकि उसे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उसने जानवरों को काबू में करने या जहर से बचाव जैसी चीज़ों के बजाय असल में इसी बारे में पूछा था। क्रिस्टीना ने असंतुष्ट होकर कहा, क्या आप महिलाओं को नीची नज़र से देखते हैं? बिल्कुल नहीं, चेन रूई कड़वी मुस्कान के साथ बोली। लेकिन अगर दानव लोक की सभी महिलाओं में तुम्हारी जैसी बुद्धि आ जाए तो फिर सभी पुरुष जिंदा नहीं रह पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि मर्द बेकार होते हैं। क्रिस्टीना ने फिर से तिरस्कार से कहा। उसकी आवाज़, जो आमतौर पर पानी की तरह शांत रहती थी, अब उसमें थोड़ी सी नखरेबाजी थी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसका संयम टूट गया है। फिर उसके दिल में एक अभूतपूर्व भय उमड़ पड़ा। अचानक उसका डरपोक शरीर फिर से कांप उठा और कंपन और भी तेज हो गया। लेडी, मेरे पास रिकवरी पोशन है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। क्रिस्टीना अजीब तरह से चिल्लाई, फिर ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगी। उसने कांपते हुए जादुई तंबू ज़मीन पर रख दिया। ज़मीन पर पड़े 2 वज्र गेंदें शक्ति से सक्रिय होने के 3 सेकंड में शक्तिशाली विस्फोट करेंगी। बस इसे ले लो, याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए तंबू में मत घुसना। बोलते हुए उसने अपनी कंपकंपी को जोर से दबाया और तंबू में चली गई। कदम रखते ही वह लड़खड़ा गई, उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र बिगड़ गया और वह आगे की ओर गिर पड़ी। चेन रूई ये देखकर सहन नहीं कर सका और उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ा। उसने महसूस किया कि जिन जगहों पर वे छू रही थीं, वहां कपड़े होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही थी। उसने आह भरी, तुम्हारी चोटें इतनी गंभीर हैं, फिर भी तुम इतनी हिम्मत क्यों दिखा रही हो? चलो मैं तुम्हें अंदर जाने में मदद करता हूँ। क्रिस्टीना और भी जोर से कांपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अब वो बोल ही नहीं पा रही थी। इसलिए चेन रूई ने उसे तंबू में पहुंचाया। तंबू में एक और जगह थी जहां कालीन और गद्दे बिछे थे। उस पर बाहर की किसी भी चीज़ का असर नहीं था, यहाँ तक कि बाहर का जहरीला पदार्थ भी अंदर नहीं जा सकता था। चेन रूई ने उसे गद्दे पर लेटने में मदद की, लेकिन क्रिस्टीना ने अभी भी उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था और उसे जाने नहीं दिया।
उसने महसूस किया कि क्रिस्टीना के शरीर का तापमान फिर से बढ़ गया है। क्रिस्टीना, तुम्हारी चोटें वाकई गंभीर हैं और तुम्हें बुखार भी है। पहले मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ दवाइयाँ लाता हूँ। चेन रुई को हाथ पकड़े होने की मुद्रा में थोड़ा अजीब लगा। क्रिस्टीना ने फिर भी हार नहीं मानी। कांपते हुए उसने अचानक आह भरी और कुछ अजीब सा कहा, मैं अब भी खुद को ज्यादा आंक रही हूँ। उसकी आवाज़ दुख और लाचारी से भरी थी। इसके बाद जो शक्ति दबी हुई प्रतीत हो रही थी वह अचानक शिथिल हो गई। इससे पहले कि चेन रुई कोई प्रतिक्रिया दे पाती, तंबू का दरवाज़ा अचानक अपने आप बंद हो गया। इसके तुरंत बाद एक गर्म शरीर उसके करीब आया। दोनों एक ही समय पर कंबल पर गिर पड़े और उनके कपड़े तेजी से नीचे उतरने लगे। चेन रुई चाहे कितना भी मूर्ख क्यों न हो, उसे पता था कि क्या होने वाला है। फिर भी ऐसा अचानक बाध्यकारी व्यवहार वाकई उम्मीद से परे था। जिस बात ने उन्हें अवाक कर दिया वह ये थी कि एक पुरुष के रूप में वे निष्क्रिय हो गए थे और वास्तव में वे विरोध नहीं कर सके। उस क्षण क्रिस्टीना ने अंततः अपना घूंघट हटा दिया। पहला एहसास आकाशगंगा जैसी काली आंखों का था, फिर उसके बेहद नाजुक चेहरे की विशेषताएं धीरे धीरे स्पष्ट होती गईं। वह लगभग 17-18 साल की लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों के स्वभाव में एक अनोखी परिपक्वता झलक रही थी। बस यही था कि आमतौर पर गहरी और समझदार दिखने वाली इन आंखों में वासना की रोशनी चमक रही थी। एकदम सही। चेन रुई को उसकी अतुलनीय सुंदरता का वर्णन करने के लिए इससे बेहतर विशेषण नहीं मिल सका। उसकी धड़कनें अनायास ही तेज हो गईं। यहाँ तक कि डार्क मून की पहली सुंदरी राजकुमारी शिया भी उसके सामने थोड़ी कमतर थी। पूर्णता सिर्फ उसके चेहरे पर ही नहीं बल्कि उसके सफ़ेद शरीर पर भी थी। उसका हर अंग मानो ईश्वर की उत्कृष्ट कृति हो। लुभावनी सुंदरता। चेन रुई के लगभग बेहोश होने से पहले दो गर्म लाल होठों ने उसके मुंह को छुआ। उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी अनुभूति दौड़ गई। दोनों एक साथ से हर उठे। क्रिस्टीना की हरकतें शुरू में थोड़ी अजीब लगीं, लेकिन बाद में उसे धीरे धीरे आदत हो गई। चेन रुई का पहला चुंबन एलिस द्वारा बेहोश होने के बाद छीन लिया गया था। यह अब परिभाषा के अनुसार एक सच्चा चुंबन था। खासकर उसकी छाती पर दो गोल वस्तुओं का दबाव था। एक खूबसूरत औरत को अपनी बाहों में लेने का वह एहसास सचमुच अवर्णनीय था। क्रिस्टीना की सांसें किसी की भी इच्छा जगाने का एक अजीब सा असर कर रही थीं। यह असर खास तौर पर तब और भी तेज हो जाता था जब वे चुंबन करते थे। चेन रुई की आंखें बदलने लगीं और उसका पुरुष अंग अभूतपूर्व रूप से कठोर हो गया। पुनर्जन्म के आरंभ से ही वह जो आदिम इच्छा दबा रहा था आखिरकार विस्फोटकों की तरह फूट पड़ी। उसकी हरकतें और भी सक्रिय हो गईं। जल्द ही उसकी तेज सांसों में दर्द भरी हल्की हल्की कराहें घुलने लगीं। धीरे धीरे इन कराहों में एक सुखद स्वर जुड़ गया। धीरे धीरे ये इस छोटी सी दुनिया की मुख्य धुन बन गईं। जादुई तंबू में ज्यादा रक्षात्मक क्षमता नहीं थी। हालांकि वाइवन राजा के आदेश पर वाइवन तंबू के पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वाइवन राजा की नज़र में चेन रुई पर वाकई भरोसा किया जा सकता था, क्योंकि 9 सिर वाले सांपों के बारे में जानने के बाद वह अपने साथी के साथ तुरंत भाग नहीं गया, बल्कि वह कोई रणनीति सोचने के लिए वहीं रुक गया। चेन रुई को पता नहीं था कि वाइवन राजा की स्वीकृति अप्रत्याशित रूप से उसके लिए काफ़ी बढ़ गई थी। फिलहाल उसके दिमाग में अभी भी थोड़ी सी चेतना बाकी थी। उसे पता था कि वो क्या कर रहा है, फिर भी उसका शरीर सहज रूप से तेजी से हिल रहा था। क्रिस्टीना भी ऐसा ही महसूस कर रही थी, जो उसके शरीर के नीचे लेटी हुई थी। लगातार उत्तेजना के कारण उसकी गोरी त्वचा गुलाबी हो गई थी और उसकी त्वचा से पसीने की छोटी छोटी बूंदें निकल रही थीं। उसे नहीं पता था कि यह एक भ्रम था या नहीं, लेकिन किसी खास उत्तेजना में क्रिस्टीना के होंठ काले पड़ जाते थे। उसकी पीठ पर एक पारदर्शी काला पंख भी दिखाई देता था जो हल्की सी सुनहरी रोशनी में चमकता था। यह उसके सफ़ेद हरे शरीर के साथ एक गहरा विरोधाभास पैदा करता था जो उसे एक अनोखा आकर्षण देता था। चाहे कोई भी रूप हो, उनकी चाल एक जैसी थी, जो एक घुमावदार शरीर था जो एक आदमी के भयंकर और मजबूत प्रभाव का स्वागत कर रहा था। अदम्य मोहक कराहें तेज होती गईं। गर्म सांसों के बीच दोनों बेकाबू होकर सहज अंतरंगता में खो गए। पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया। तंबू में व्याप्त जोश अंततः शांत हो गया। मामला शांत होने के बाद एक लंबी खामोशी छा गई। जाहिर है क्रिस्टीना के लिए यह पहली बार था। हालांकि उसकी इच्छाएं अप्रत्याशित रूप से प्रबल थीं। ऐसा लग रहा था जैसे दशकों से दबी हुई इच्छाएं एक साथ फूट पड़ी हों। चेन रुई के लिए भी ये पहली बार था जो 2 जन्मों से कुंवारा था। फिर भी वह क्रिस्टीना की लगभग भयावह ज़रूरतों से निपटने में सक्षम था। उसने उसकी प्रज्वलित इच्छाओं को लगभग बुझा ही दिया था। चेन रुई को आम आदमियों जैसी थकान नहीं थी, बल्कि वह ऊर्जावान महसूस कर रहा था। यहाँ तक कि उसके शरीर की ताकत में भी एक खास बदलाव आया था। वह इससे हैरान था। हालांकि ये स्पष्ट रूप से उस बारे में सोचने का समय नहीं था। हालांकि जमीन पर अभी भी भोग विलास के निशान बचे हुए थे। हालांकि जोरदार टक्कर के बाद भी उसकी त्वचा लाल थी। क्रिस्टीना उस पागलपन से उबर चुकी थी।
उसकी पीठ के पंख गायब हो गए थे और उसके काले होंठ फिर से लाल हो गए थे। उसकी आकाशगंगा जैसी आंखों में क्रोध, उदासी और कई अन्य जटिल भावनाएं समाहित थीं। ये सब मिलकर एक अजीब सी खामोशी में बदल गईं जो सामान्य शांति से बिल्कुल अलग थी। जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका पहला चुंबन एलिस लेगी, चेन रुई को भी उम्मीद नहीं थी कि जिसने उसकी कुंवारी जिंदगी खत्म की, वह थेना नहीं थी, बल्कि वह एक विवादास्पद डार्क शैडो कुलीन महिला क्रिस्टीना थी, जिससे उसकी मुलाकात कुछ समय पहले ही हुई थी। इससे भी अधिक, क्रिस्टीना उसका असली नाम भी नहीं था। सच कहें तो चेन रुई पीड़ित था, हालांकि इस मामले में वह फिर भी दोषी था। इस मामले में पीड़ित हमेशा महिलाएं ही थीं। इसके अलावा क्रिस्टीना की स्थिति में ज़रूर कुछ अजीब होगा। ये पूरी तरह से एक दुर्घटना थी। चाहे जो भी हो, दुर्घटना तो घटित हो चुकी थी। चेन रुई ने भंडार से एक पतला कंबल निकाला और धीरे से उसके सुंदर शरीर को ढक दिया। क्रिस्टीना, मुझे माफ़ करना। यह एक दुर्घटना थी। मुझे पता है कि तुम मुझे अभी मार डालना चाहती हो, हालांकि तुम्हारी ताकत पूरी तरह से खत्म हो गई है। क्या यह एक साथ 3 आभा फल खाने की वजह से है? लेस दैन एनालिटिकल आइज ग्रेटर दैन में उसकी ताकत को एफ के रूप में दिखाया गया था, जो निर्णय लेने में असमर्थ से एक छोटा दानव था। निर्णय लेने में असमर्थ से एफ तक गिरना असंभव था। जरूर कुछ समस्याएं होंगी। क्रिस्टीना कुछ नहीं बोली। उस आदमी ने सही अनुमान लगाया था। समस्या असल में 3 जियुतियान जुबान आभा फल की वजह से थी। आभा फल शैतान अनार से ज्यादा शक्तिशाली था। शुरुआत में ये क्रिस्टीना के लिए एक अच्छी बात थी, जो अपनी गुप्त तकनीक का प्रशिक्षण ले रही थी, लेकिन आभा फल और शैतान अनार में अभी भी एक अंतर था। शैतान अनार में एक अनोखा जागृति प्रभाव था जो गुप्त तकनीक से उत्पन्न तीव्र इच्छा को दबा और नष्ट कर सकता था। यह विशेषता आभा फलों में उपलब्ध नहीं थी। जब क्रिस्टीना ने पहला आभा फल खाया तो उसे समस्या का एहसास हो गया था। हालांकि उसने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और शक्ति से इस इच्छा को दबा दिया। इसलिए आभा फल को पचाने में लगने वाला समय शुरुआती अनुमान 1 घंटे से बढ़कर अधिकतम 2 घंटे हो गया। यदि यह इसी के अनुसार सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है तो शायद इसमें ज़्यादा समस्या नहीं होगी। हालांकि ये बदलाव अप्रत्याशित थे। ब्रोक ने साइलेंट नाइट वेटलैंड तक अकेले ही पहुंच बनाई जब उसकी ताकत इतनी कम हो गई थी कि वह किसी से मुकाबला नहीं कर सकती थी। ब्रोक लेविथान राजघराने का वंशज था। वह सीधा सादा नहीं था। वह बलवान और महत्वाकांक्षी था। वह निश्चित रूप से दूसरों के अधीन काम करने वाला व्यक्ति नहीं था। हालांकि उसका बाहरी व्यवहार बिल्कुल सही था, क्योंकि उसने डार्क शैडो साम्राज्य के सम्राट की एकमात्र बची हुई बेटी से शादी कर ली थी। उसके संपर्क भी बहुत बड़े थे और सेनाओं में उसका बहुत सम्मान था। इसलिए उसे आसानी से नहीं हराया जा सकता था, और क्रिस्टीना इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थी। उसकी गुप्त तकनीक का प्रशिक्षण 6 महीने पहले गुप्त रूप से शुरू हुआ था। इसमें काफ़ी खतरा था। हालांकि जैसे जैसे तीनों साम्राज्यों की स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी, दानव साम्राज्य में संभावित सबसे खराब स्थिति या सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के लिए उसने अंततः जोखिम के बावजूद सोच विचार कर आगे बढ़ने का फैसला किया। ठीक उसी समय उसे टाउन लिया से शैतान पोमैक के बारे में जानकारी मिली। टाउन लिया उसके प्रशिक्षण में सबसे अच्छी सहायक सामग्री थी, लेकिन क्योंकि वह बहुत दुर्लभ थी, अब जब उसकी गुप्त तकनीक का प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गया था, तो शैतान पोमैक का प्रकट होना मानो ईश्वर का दिया हुआ वरदान था। इसलिए उसने स्वयं जाने का फैसला किया। क्रिस्टीना के रूप में ये पहचान एक क्लोन थी जिसका इस्तेमाल वह टाउन लिया में आने के लिए करती थी। उसने ब्रोक की बहन डेलिया को भी अपने साथ ले लिया था। हालांकि ब्रोक ने अपना सारा शक दूर नहीं किया और किसी को उनका पीछा करने के लिए भेज दिया। उसका मकसद इस शक्तिशाली लेकिन रहस्यमयी कुलीन महिला क्रिस्टीना को खत्म करना था। टाउन लिया जाते हुए उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जिसने डार्कविल पहना हुआ था और लूसीफर शाही परिवार का सदस्य लग रहा था। इसके बाद इस आदमी ने उसे और भी बड़े बड़े सरप्राइज दिए। चूंकि ब्रोक ने व्यक्तिगत रूप से पीछा किया था, इसलिए स्थिति गंभीर थी। इसलिए उसे एक साथ 3 आभा फल खाने का सहज निर्णय लेना पड़ा। हालांकि 3 आभा फलों की शक्ति, विशेष रूप से उसे उत्पन्न होने वाली प्रबल इच्छा, उसकी कल्पना से परे थी। अंततः सबसे बड़ी दुर्घटना अवश्यंभावी रूप से घटित हो गई। क्या आप मुझे अपना असली नाम बता सकते हैं? अभी आप कौन सा वाद्य बजा रहे थे? उस आदमी की जिद भरी आवाज़ फिर सुनाई दी। उसने पहले ही ढेर सारे उबाऊ सवाल पूछ लिए थे। उसका मकसद बस उसे मारने से पहले और जानकारी हासिल करना था। दोनों ही समझदार थे और जानते थे कि इस आकस्मिक रिश्ते से नीरस भावनाएं नहीं, बल्कि नफरत पैदा होगी। अगर उसे उसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं होता तो शायद वह अपनी हवस मिटाने के लिए उसे गुलाम बनाकर वश में करने का इरादा रखता। हालांकि वह उसकी ताकत को अच्छी तरह जानता था और जानता था कि वह उसके वश में नहीं होगी। इसलिए उसे बदला लेने के लिए अपनी ताकत वापस पाने से पहले ही उसे मार डालना था। अगर वह उसकी जगह होती तो यही एकमात्र विकल्प होता। मौत तो अपरिहार्य थी।
जब चेन रुई असहाय हो गया तो उसने क्रिस्टीना को आखिरकार यह कहते सुना, मैंने एक बार फिर खुद को ज़्यादा आंका। मुझे तुम्हारे वश में होने का नाटक करना चाहिए था और तुम्हें सबसे सस्ते तरीके से खुश करके देखना चाहिए था कि मैं बच पाऊंगी या नहीं। फिर जब मेरी ताकत वापस आ जाएगी तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। लेकिन अचानक मुझे लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ। इस समय मैं बस एक कमज़ोर औरत हूँ। चेन रुई अवाक रह गया और आह भरते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ज़रूर मार डालूंगा? अपनी बुद्धि का अपमान मत करो और अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो क्योंकि तुम मुझसे कोई जानकारी नहीं पा सकते। क्रिस्टीना की आंखों में हल्की सी तिरस्कार भरी नजर आई। मेरा शरीर उद्धरण चिन्ह डॉट 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 काफ़ी स्वादिष्ट है ना? चूंकि वो पहली बार था इसलिए शाही परिवार की कई यौन तकनीकें अभी भी हैं जिनका मैंने इस्तेमाल नहीं किया। मरने से पहले मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हें पूरी तरह से संतुष्ट कर सकता हूँ। मैं तुम्हें असमोडियस की वासना का स्वाद चखाऊंगा, शाही परिवार का असली स्वाद, एक शर्त पर। कौन सी शर्त? डार्क शैडो क्लोक शाही परिवार को लौटा दो। ये कलाकृति असमोडियस शाही परिवार के अलावा किसी और के लिए बेकार है। जरूर, तुम शाही परिवार से और भी मांग सकते हो। जब वह अपने शरीर और जीवन का व्यापार में उपयोग करने के बारे में बात कर रही थी तो क्रिस्टीना एक निर्जीव झील की तरह असाधारण रूप से शांत लग रही थी। वह मृत्यु के समान स्थिर थी। चेन रुई बेवजह कांप उठा क्योंकि उसे कालकोठरी में अंतिम जीवन जलती हुई लौ फिर से दिखाई देने लगी थी। चेन रुई काफी देर तक चुप रहा, फिर उसने कहा, चलो स्थिति को थोड़ा बदलते हैं। क्या एक बार संतुष्ट कर देना काफी नहीं है? क्रिस्टीना की घृणा और भी प्रबल हो गई। या फिर तुम कुछ और पाना चाहते हो? क्या तुम्हें अपनी कसम याद है? तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। चेन रुई ने सिर हिलाया। डार्क शैडो क्लोक अपने साथ ले जाओ। बस अपनी ताकत वापस पाने के बाद कसम पूरी करो। जहां तक ब्याज की बात है, मैं ब्रोक को रोकने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। क्रिस्टीना जरा भी प्रभावित नहीं हुई, बल्कि उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अपनी बुद्धि के बल पर तुमने ऐसा मूर्खतापूर्ण फैसला क्यों लिया? तुमने न सिर्फ खुद को ज्यादा आंका बल्कि मुझे भी ज्यादा आंका। मुझे कहना होगा कि तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा मूर्ख हो। चेन रुई ने धीरे से अपने कपड़े पहने। तुम इसे ऐसे समझो कि मैं तुम्हारी खूबसूरती पर पूरी तरह से मोहित हो गया हूं। क्रिस्टीना ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुम दयालु बनकर मेरा दिल जीतना चाहते हो? फिर तुम मुझसे और डार्क शैडो एम्पायर से और भी कुछ पा सकते हो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी योजना कामयाब होगी? ऐसी औरत जिसके विचार कितने जटिल हैं। क्या तुम्हारा दिमाग इतना सरल नहीं हो सकता? चेन रुई ने जोर से कहा, मैं तुम्हारा दिल जीतना चाहता हूं। तुम इसके लिए क्या कर सकती हो? तुम मेरी पहली औरत हो, सबसे खूबसूरत औरत। अगर इतनी सारी असंभवताएं न होती तो तुम एक ऐसी औरत होती जिसे मैं सचमुच जीत सकता था। बात इतनी आसान है। भाड़ में जाए डार्क शैडो एम्पायर, भाड़ में जाए प्लान। क्रिस्टीना का दिल थोड़ा कांप उठा। वह उसकी आंखों में कोई भेद या खामी ढूंढना चाहता था, पर आखिरकार वह नाकाम रही। अपनी ताकत के बल पर मैं ज्यादा वादा नहीं कर सकता और न ही ज्यादा कुछ बदल सकता हूं। हालांकि एक दिन मैं डार्क शैडो साम्राज्य में इतनी ताकत के साथ जाऊंगा कि पूरे दानव साम्राज्य को हिला दूंगा। चाहे तुम महारानी के उत्तराधिकारी ही क्यों ना हो और चाहे तुम पहले ही सिंहासन पर बैठ चुके हो, मैं तुम्हें चुरा लूंगा। क्रिस्टीना को अविश्वास हुआ। काफी देर बाद उसने कहा, बेहद बेवकूफ। मैं शुरू से ही कोई समझदार आदमी नहीं हूं। मैं तो बस एक आदमी हूं, तुम्हारा आदमी। हालांकि इस दुर्घटना की शुरुआत से ही तुम ही पहल कर रहे हो। चेन रुई का मानसिक बोझ कुछ हल्का हुआ और वह मुस्कुराया। एक आदमी की ईर्ष्या और अधिकार जताने की भावना को कम मत समझो। अगर इस दौरान किसी और आदमी ने तुम्हें छूने की हिम्मत की तो मैं पूरे डार्क शैडो साम्राज्य को नष्ट कर दूंगा। घमंडी कमीनी। अचानक क्रिस्टीना अपना गुस्सा दबा नहीं पाए। इसके बजाय बिना किसी वजह के उसका शुरुआती दुख कम हो गया। चेन रुई ने अपने कंधे उचकाए और उत्सुकता से क्रिस्टीना के बगल से हल्के भूरे रंग का लबादा उठा लिया। ये लबादा, जो इतना हल्का था कि मानो कुछ भी नहीं था, असल में शाही परिवारों की 7 प्रसिद्ध कलाकृतियों में से एक था, डार्क शैडो क्लोक, जो साम्राज्य का खजाना भी था। इसका महत्व फॉलन एंजल साम्राज्य के लिए फॉलन एंजल की तलवार के बराबर था। डार्क शैडो साम्राज्य की कैथरीन द ग्रेट ने कभी शादी नहीं की थी, कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं था। चूंकि क्रिस्टीना उस कलाकृति, अपने शाही परिवार की अंगूठी और एक कुलीन महिला की पहचान का इस्तेमाल कर सकती थी, इसलिए चेन रुई लगभग ये पुष्टि कर सकता था कि क्रिस्टीना ही वह उत्तराधिकारी थी जिसे कैथरीन द ग्रेट ने गुप्त रूप से पाला था, इसलिए वह डार्क शैडो साम्राज्य की भावी महारानी थी। ये कहने के बाद ये समझना आसान था कि ब्रोक उसे क्यों मारना चाहता था। यदि ऐसा नहीं हुआ तो चेन रुई द्वारा क्रिस्टीना के नियंत्रण से छुटकारा पाने के बाद पहला कदम खतरनाक साइलेंट नाइट वेटलैंड से जल्दी से भागना था। लेकिन अब क्या उसे बदला लेने से बचने के लिए उसे कमज़ोर हालत में ही मार देना चाहिए, या उसे ब्रोक को उसे मारने के लिए यहीं छोड़ देना चाहिए?
ये सब नामुमकिन था क्योंकि वो अपनी जिंदगी की पहली औरत को अकेला छोड़कर अकेले भाग नहीं सकता था। वो उस खूबसूरत औरत को भी राख नहीं होने दे सकता था जिससे वो प्यार किए बिना नहीं रह सकता था। एक दुर्घटना शायद भाग्य की शुरुआत हो सकती है। उसने इसे एक उम्मीद की तरह लिया, भले ही वे अंत में बस गुजरते हुए अजनबी ही रहे हों। उसने धीरे से लबादा क्रिस्टीना के तकिए के पास रख दिया। फिर खड़े होने से पहले उसने उस बेदाग चेहरे को अनिच्छा से देखा। मैं तुम्हें अपने भावी पति की हत्या करने का मौका नहीं दूंगा और मैं अब 3 साम्राज्यों में नहीं रहूंगा। जब तक मुझ में दानव लोक को हिलाने की ताकत नहीं आ जाती, मैं किसी और जगह प्रशिक्षण लूंगा। उससे पहले मैं ब्रोक को रोकने में तुम्हारी मदद करूंगा। बताओ, तुम्हें अपनी ताकत वापस पाने में कितना समय लगेगा? क्रिस्टीना ने कोई जवाब नहीं दिया। चेन रूई ने सिर हिलाया और मुड़कर बोला, तो फिर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो इससे पहले कि मैं उसके हाथों मारा जाऊं। तुम अपनी नीरस दयालुता से कभी भी एक सच्चे पावरहाउस नहीं बन पाओगे। तुम सिर्फ कमजोर होते जाओगे। पीछे से क्रिस्टीना की आवाज़ सुनाई दी। चेन रूई का चेहरा रुका और पलटा, शायद ये सच है। फिर भी मैं एक खास कमजोरी की वजह से ज्यादा मजबूत और निडर बन सकता हूं। क्रिस्टीना का दिल दहल गया। ये पहली बार था जब उसने पूरी तरह से उसकी आंखों में देखा। मैं एक दिन भी हिल नहीं सकता। हालांकि उसकी आवाज़ धीमी थी, फिर भी चेन रूई ने उसे सुना। वह अचानक मुस्कुराया, एक दिन मुश्किल नहीं होना चाहिए। ब्रोक शायद हमें यहाँ न ढूंढ पाए, लेकिन तुम्हें जल्दी ठीक करने के लिए क्या हमें एक बार और ऐसा करना होगा? बाहर निकल जाओ, क्रिस्टीना ने अपने दांत भींचते हुए चिल्लाया, लेकिन उसकी आंखों में छाई खामोशी किसी अनजानी बात पर गायब हो गई थी। चेन रूई बाहर जाने के लिए तंबू उठाते हुए मुस्कुराए। बेवकूफ, बेवकूफ, समझ से परे आदमी, क्रिस्टीना बुदबुदाए। अपने दिल की इच्छा के अनुसार करना ही सब कुछ छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका था। इसके अलावा आभा फलों का प्रभाव पूरी तरह से अवशोषित हो चुका था। एक दिन का रिकवरी समय उसकी अपेक्षा से 50% ज्यादा था, लेकिन अंतिम परिणाम उम्मीद से कहीं बढ़कर था। क्या मुझे इस आदमी की मूर्खता पर भरोसा करना चाहिए? उसकी बुद्धि और अनुभव ने क्रिस्टीना को बताया कि अगर ब्रोक सचमुच उन्हें ढूंढ लेता है तो उनकी ताकत के अंतर के आधार पर चेन रूई 1 मिनट भी नहीं रुक पाएगा। एक दिन तो दूर की बात है। फिर भी एक अकल्पनीय अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि शायद ये कमीना सचमुच ऐसा कर सकता है। ये सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा हो सकता है। क्रिस्टीना को अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो उसने कीचड़ भरे दलदल में किसी मजबूत जमीन पर कदम रख दिया हो। यह ऐसा भी था जैसे कोई पेड़ हो जिस पर वह थोड़ी थकी होने पर पीठ टिका सके, लेकिन अभी वह उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। शायद अपनी ताकत वापस पाने के बाद वह बिना किसी हिचकिचाहट के इस बेवकूफ को मार डालेगी। शायद जागने के बाद यह अजीब सा एहसास बिना किसी निशान के गायब हो जाएगा। भले ही इसके हल्के निशान रह जाएं, लेकिन ये कई दूसरी चीज़ों की तरह होगा जिनकी जगह धीरे धीरे सिंहासन की ठंडक ले लेगी। हालांकि उस पल उसे एक अभूतपूर्व शांति का एहसास हुआ। उसका मन और भी शांत हो गया और उसे अब अत्यधिक सुख के बाद होने वाली तेज थकान को सहने की जरूरत नहीं रही। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। चेन रूई तंबू से बाहर निकला और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने एक सुंदर स्वप्न देखा हो। तब से वह परिभाषा के अनुसार एक सच्चा आदमी था। क्रिस्टीना एक बेमिसाल खूबसूरती थी। एक सामान्य पुरुष की तरह पुनर्जन्म के बाद 2 जन्मों तक कुंवारा रहने के बावजूद वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि उसके रूप और शरीर के प्रति उसका एक अदम्य आकर्षण था। खासकर उस अंतरंगता का वह अद्भुत एहसास जिसे वह जीवन भर नहीं भूल पाएगा। क्रिस्टीना एक बेहद खूबसूरत महिला थीं। उनकी बुद्धिमत्ता और सुंदरता दोनों ही इस दुनिया में दुर्लभ थीं। इसके अलावा वह संभवतः डार्क शैडो साम्राज्य की अगली महारानी थीं। चेन रूई को साफ पता था कि उसकी मौजूदा स्थिति और ताकत उससे बहुत अलग है। अगर वो उसे सचमुच प्रभावित भी कर ले तो भी वो उसके साथ पूरी तरह नहीं रह पाएगा। और मजबूत, मुझे और भी तेजी से मजबूत होना है, चाहे ये हादसा यूं ही गुजर जाने की गलती हो या किस्मत। भविष्य में मुझे वो ताकत चाहिए जो कम से कम क्रिस्टीना को एक विकल्प दे सके। इस खूबसूरत महिला को जिसे संगीत से प्यार है, लेकिन वो इतनी व्यस्त है कि उसके पास अकेले रहने का भी समय नहीं है, खुद के लिए सही मायने में चुनाव करने का मौका देना। फिर भी एथेना की तरफ से यह इतना आसान नहीं रहा होगा। हालांकि उनका रिश्ता अभी भी अस्पष्ट था, इसलिए उसमें तथाकथित धोखा या विश्वासघात नहीं था। फिर भी चेन रूई को अभी भी बहुत अपराध बोध हो रहा था। इस दुनिया में पुनर्जन्म के बाद वह अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष और व्यस्तता में जी रहा था। शिया और किया जैसी सुंदरियों के प्रति एक सामान्य व्यक्ति की तरह उसके मन में कुछ विचार तो आते ही थे, लेकिन जिसने उसे सचमुच छुआ वह थी एथेना। शुरुआत में वह जीवन भर बस इसी भावुक, उदार और थोड़ी हिंसक लड़की के साथ रहना चाहता था। हालांकि आज की तरह जीवन भी कई तरह की दुर्घटनाओं से भरा है। दरअसल दानव लोक में बहुविवाह काफी आम था।
यहाँ तक कि शक्तिशाली महिलाओं के भी कई पुरुष होते थे। एक ओटाकू, जिसे सपने देखना बहुत पसंद था, ने एक बार अतीत में जाकर प्राचीन सम्राट की तरह कई पत्नियां और रखैलें रखने के बारे में सोचा था। लेकिन क्रिस्टीना के साथ ये सचमुच एक संयोग था। उसे यकीन नहीं था कि क्रिस्टीना और उसके बीच भविष्य में कोई रिश्ता बनेगा भी या नहीं। फिर भी चाहे कुछ भी हो, वह एथेना को सच सच बता देगा और उससे माफ़ी मांगेगा। चूंकि क्रिस्टीना एक खास तरह की रिकवरी अवस्था में पहुंच चुकी थी, उसे एक दिन में नहीं हिलाया जा सकता था। इसलिए वह उसे सीधे डार्क विल का इस्तेमाल करके भागने के लिए नहीं ला सका। उसे एक दिन तक वाइवन की मांद में रहना पड़ा। टेलीपोर्टेशन से लेकर अब तक तंबू में हुई अंतरंगता और बातचीत सहित कई घंटे बीत चुके थे। शाम होने में अभी 20 घंटे से ज्यादा का समय था। यह न ज्यादा था न छोटा, लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि ब्रोक उन्हें समय पर यहाँ नहीं ढूंढ पाया और क्रिस्टीना अपनी रिकवरी पूरी कर पाए। साइलेंट नाइट वेटलैंड का क्षेत्र बहुत विशाल था। हालांकि डार्क विल की टेलीपोर्टेशन दूरी सीमित थी। इसके अलावा क्रिस्टीना ने यह भी बताया कि ब्रोक की नाइट में अजाई में एक विशेष लॉक ऑन फंक्शन था, इसलिए वह पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर नहीं रह सकता था। इसके अलावा वहां डरावने राक्षसी जानवर हाइड्रा भी थे जो कभी भी इस जगह पर आक्रमण कर सकते थे। इसलिए क्रिस्टीना, जो हिल-डुल नहीं सकती थी, के लिए यह भी एक बड़ा खतरा था। अब उसे हर संभावित खतरनाक स्थिति में 24 घंटे सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में सोचना था। फिर क्रिस्टीना के अपनी ताकत संभालने और उसे मार डालने से पहले ही वह जल्दी से भाग जाएगा। ब्रोक एक दानव अधिपति शक्ति था। अगर वह सचमुच उनकी असली ताकत के आधार पर उनका पीछा करता, तो चेनरुई उसे 1 मिनट के लिए भी नहीं रोक पाता। इसलिए उसे रणनीतियों पर निर्भर रहना पड़ा। चेनरुई सोच में डूबा हुआ था, तभी उसने देखा कि वाइवन राजा दूर से उसे घूर रहा था। हालांकि वह जानता था कि जादुई तंबू में क्या हो रहा है, यह कोई नहीं देख सकता, फिर भी उसे थोड़ा अपराधबोध हुआ। चेनरुई, तुम बाहर आने से पहले बहुत सोच रहे थे। क्या तुमने पहले से कोई योजना बना ली थी? वाइवन राजा धीरे धीरे पास आया। चेनरुई के चेहरे पर एक अजीब सी लाली थी। अगर वो सच कह रहा था, तो अभी तंबू में उसने जो सोचा था वो बस अपने शरीर के निचले हिस्से का इस्तेमाल कर रहा था। ओह! चेनरुई को प्रेरणा मिली जब उसने वाइवन राजा की आंखों में उत्सुकता देखी। तुम इस पर विचार क्यों नहीं करते? क्या हाइड्रा ने अभी अंडे नहीं दिए हैं? हम हाइड्रा के अंडे चुराने की कोशिश कर सकते हैं और उन्हें धमकाकर वाइवन की मांद पर हमला करना छोड़ देने और साइलेंट नाइट वेटलैंड्स छोड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वाइवन राजा ने कुछ देर तक इस योजना की संभावना पर विचार किया, फिर उसे अस्वीकार कर दिया। 2 हाइड्रा थे, वाइवन उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। सांप के अंडे चुराना नामुमकिन था और हाइड्रा के मन में द्वेष भी था। अगर वे सांप के अंडे चुराने और उन्हें कुछ समय के लिए पीछे हटने पर मजबूर करने में कामयाब भी हो गए, तो भी भविष्य में वे और भी कठोर बदला लेंगे। चेनरुई की योजना अचानक बनी थी। अगर उसने सचमुच वाइवन राजा की मदद की होती, तो वह सिर्फ इलाज होता, इलाज नहीं। इससे क्रिस्टीना की सुरक्षा कुछ समय के लिए तो सुनिश्चित हो सकती थी, लेकिन जैसे ही क्रिस्टीना अपनी शक्तियां वापस पा लेती, उसे मारना उसकी पहली प्राथमिकता बन जाती। वह हाइड्रा का सामना करने में वाइवन की मदद तो बिल्कुल नहीं कर पाती, वह वाइवन जाति का विनाश भी कर सकती थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वाइवन राजा की मदद के बिना वह अकेले हाइड्रा के अंडे नहीं चुरा सकता था। उसी क्षण एक वाइवन आकाश से नीचे उतरा और वाइवन राजा पर धीमी आवाज में फुफकारने लगा। चेनरुई की लेस देन विश्लेषणात्मक आंखें ग्रेटर देन सक्रिय हो गईं। वह इस फुफकार का मतलब समझकर दंग रह गया। वाइवन ने कहा कि चांदी के कवच वाले एक आदमी ने मून लेक पर 2 वाइवन को मार डाला। ब्रोक इतनी जल्दी इस क्षेत्र में आ गया। चेनरुई, क्या वह चांदी के कवच वाला आदमी तुम्हारा साथी है? उसने 2 वाइवन को मार डाला, जिनमें एक छोटा जानवर भी शामिल था। वाइवन राजा की आवाज में क्रोध झलक रहा था। वह मेरा साथी नहीं, बल्कि मेरा दुश्मन है, चेनरुई ने सिर हिलाते हुए कहा। मून लेक कहाँ है? वाइवन राजा के अनुसार मून लेक यहाँ से काफी दूर था। वहाँ का रास्ता बहुत जटिल था, एक वाइवन को वहाँ तक हवा में उड़ने में आधा दिन भी लग जाता। हालांकि मून लेक पर शिकार प्रचुर मात्रा में था। ये शिकार के लिए एक आदर्श स्थान था। हो सकता है कि ब्रोक ने गलती से उस युवा जानवर का वध कर दिया हो और दोनों वयस्क वाइवन ने बदला लेने की कोशिश की हो, लेकिन अंततः एक साथ मारे गए हों। समयरेखा के अनुसार चेनरुई और क्रिस्टीना के टेलीपोर्टेशन के कुछ समय बाद ही ऐसा हुआ होगा। संभावना थी कि ब्रोक अपना गुस्सा निकाल रहा था। खैर, अब वह किस्मत के भरोसे नहीं रह सकता था। एक बड़ा खतरा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। अगर वह क्रिस्टीना को छोड़कर भाग नहीं गया, तो बहुत मुमकिन था कि उसे उस भयानक दुश्मन का सामना अकेले ही करना पड़े। आसमान जल्द ही अंधेरा होने वाला था। ब्रोक अपनी इनक्यूबस आंख की मदद से आगे का रास्ता ढूंढ रहा था, इसलिए उसे पहुंचने में लगभग अगली सुबह या दोपहर तक का समय लग सकता था। आदरणीय वाइवन राजा, मुझे वाइवन की खोह और हाइड्रा के बारे में और जानने की तत्काल आवश्यकता है।
कृपया मुझे विस्तार से बताएं। वाइवन राजा सबसे शक्तिशाली उत्परिवर्तित वाइवन था। उसकी शक्तियां उन उत्परिवर्तित दानव राजा स्तर के वाइवनों से कहीं अधिक थीं। लेस दैन एनालिटिकल आई ग्रेटर दैन से मिली जानकारी के अनुसार वह संभवतः महादानव राजा के स्तर का था। एक सामान्य वयस्क वाइवन एक उच्चतर दानव के स्तर का होता है। दानव राजा के स्तर तक उत्परिवर्तित होने की संभावना बहुत कम थी। वाइवन राजा जैसा महादानव राजा ही वह शिखर था जिस तक एक वाइवन पहुंच सकता है। उसे पूरी वाइवन जाति में भी एक अत्यंत दुर्लभ प्रतिभाशाली माना जाता था। हालांकि दोनों हाइड्रा और भी ज्यादा ताकतवर थे। नर हाइड्रा की शक्ति वाइवन राजा से एक स्तर ज्यादा थी। मादा हाइड्रा नर हाइड्रा से कहीं ज्यादा डरावनी थी। बस अंडे देने के बाद उसका शरीर बहुत कमजोर हो जाता था। वह अपने अंडों की देखभाल के लिए अपने घोंसले में ही रहती थी, इसलिए सिर्फ नर हाइड्रा ही वाइवन की मांद में घुस पाता था। अपने लोगों की मदद से वाइवन राजा नर हाइड्रा को भगाने में कामयाब रहा, लेकिन वाइवन को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। अब तक नर हाइड्रा के जख्म पहले ही भर चुके होंगे। इससे भी ज्यादा भयावह बात यह थी कि मादा हाइड्रा का शरीर भी लगभग पूरी तरह ठीक हो चुका था और अगले हमले में शायद ज्यादा दिन नहीं बचे थे। अगर दोनों हाइड्रा एक ही समय पर हमला करते तो वाइवन के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं होता। साइलेंट नाइट वेटलैंड्स जैसा आवास ढूंढना उनके लिए बहुत मुश्किल था। उन्हें जीवित रहने की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता था। यही कारण था कि वाइवन राजा ने पहले कहा था कि चेनरुई को मेंगा और केगु को वापस नहीं लाने देना चाहिए। दो हाइड्रा में कम से कम महान दानव राजा जैसी शक्तियां थीं। मादा हाइड्रा तो दानव सम्राट के स्तर तक भी पहुंच गई होगी, एक और शक्तिशाली शत्रु जिसे हराना असंभव था। चेनरुई ने इस पर गहराई से सोचा। दोनों तरफ से हमले से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही था कि दोनों दुश्मन एक दूसरे का ध्यान रखें, फिर वाइवन्स फायदा उठाने की कोई योजना बना सकते थे। हालांकि ब्रोक बहुत समझदार था, उसे फंसाना मुश्किल होगा। इसके अलावा ये तय करना नामुमकिन था कि हाइड्रा कब हमला करेंगे। वह यूं ही किसी शक्तिशाली दानव सम्राट स्तर के दुश्मन पर यूं ही हमला नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि उसे हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान से सोचना होगा। आदरणीय विवन राजा, मेरे पास एक उपाय है। अगर यह सफल हो गया तो ये हाइड्रा को खत्म कर सकता है और चांदी के कवच वाले आदमी को भी रोक सकता है। चेनरुई ने गहराई से सोचने के बाद कहा, लेकिन मुझे आपके पूर्ण विश्वास और सहायता की आवश्यकता है। वाइवन राजा ने चेनरुई की ओर देखा और खड़ा हो गया। मैं, गैलेन, वाइवन राजा, अपने दांतों और पंजों की कसम खाता हूं कि मैं चेनरुई पर पूरा भरोसा करूंगा। जब तक चेनरुई हमारे दुश्मन हाइड्रा को खत्म करने में मदद कर सकता है, गैलेन और वाइवन की मांद के सभी वाइवन चेनरुई को अपना आजीवन साथी मानेंगे। हम उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। वाइवन राजा की शपथ ने चेनरुई को चौंका दिया। शुरू में तो वह उससे थोड़ा सावधान लग रहा था, लेकिन अचानक वह उसके प्रति ज्यादा मिलनसार हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि एक खूबसूरत महिला के साथ समय बिताने के बाद उसकी किस्मत बदल रही हो? अगर यह योजना कामयाब हो जाती तो न सिर्फ क्रिस्टीना को खतरे से बचाया जा सकता था, बल्कि शिया की हमेशा से चाहत रखने वाली डार्क मून ड्रैगन नाइट आर्मी भी फलीभूत हो सकती थी। बेशक पहले उसे सफल होना था। आपके विश्वास के लिए धन्यवाद, वाइवन राजा गैलेन। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप हवाई निगरानी के लिए कुछ वाइवन को तुरंत मून लेक भेजें, लेकिन किसी भी कीमत पर उस चांदी के कवचधारी व्यक्ति पर हमला न करें। बस उसकी गतिविधियों और ठिकानों की जानकारी वापस लाएं। इसके अलावा कृपया कुलीन वाइवन को इकट्ठा करें। हम शायद आधी रात को हमला करेंगे। वाइवन राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत वाइवन को कार्रवाई करने का आदेश दिया। चेनरुई ने कुछ देर सोचा और अनजाने में ही जादुई तंबू के बाहर चला गया। वह काफी देर तक हिचकिचाता रहा, लेकिन आखिरकार वह अंदर जाने से खुद को नहीं रोक सका। तंबू में क्रिस्टीना की आंखें खामोशी से बंद थीं। वह पतले कालीन पर लेटी हुई थी, लगातार सांसें ले रही थी। जाहिर है वह गहरी नींद में थी। क्रिस्टीना के शरीर को हल्की काली गैस ने घेर लिया था। ये स्पष्ट था कि वह ठीक हो रही थी और उसे परेशान नहीं किया जाना चाहिए था। जब उसने कालीन पर लेटे उस अद्भुत रूप से परिपूर्ण स्त्री शरीर के बारे में सोचा तो अनुभवहीन चेनरुई खुद को उत्तेजित हुए बिना नहीं रह सका। अभी अभी उसने एक ही रात में कई बार ऐसा किया था, लेकिन किसी कारण से आभा फल के कारण क्रिस्टीना की उच्च कामेच्छा को तृप्त करने के बाद भी वह अभी भी कुछ हद तक उत्तेजित था। पिछली बार की इच्छा पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि पुनर्जन्म के बाद वह किसी तरह का सुपरहीरो बन गया हो? क्या यह आयाम यात्री होने का कोई फायदा था? कंबल बिछाने वाला वही था और इसका एक खास मतलब था। अगर वह ठीक भी न हो तो भी वह अपनी स्वार्थी जरूरतों के चलते कंबल जबरदस्ती नहीं खोल सकता था, वरना पहले उसने जो भी किया था सब बेमानी हो जाता। चेनरुई उसके बगल में धीरे से बैठ गया और शांति से उसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। अचानक वह हैरान रह गया। वे परिचित परिपूर्ण चेहरे की विशेषताएं अभी भी थीं, लेकिन
जादुई दीपक की रोशनी में ऐसा लग रहा था जैसे उसका रूप किसी तरह बदल गया हो। यदि पहले वह 18 साल की फूल लड़की जैसी दिखती थी, तो अब वह 13 या 14 साल की किशोरी हो गई थी। क्या उसकी उम्र उल्टी दिशा में बढ़ रही है? न केवल उसकी उपस्थिति और उम्र, बल्कि उसकी समग्र शक्तियां एफ ग्रेड से बदलकर निर्धारित करने में असमर्थ हो गईं। ये निर्धारित करने में असमर्थता संभवतः इसलिए थी क्योंकि संख्या इतनी कम थी कि इसे नज़रअंदाज कर दिया गया। चेन रुई को याद आया कि पहले जब वह नियमित रूप से आभा फल का सेवन करती थी तो कुछ बदलाव भी होते थे। ऐसा लगता था जैसे उसकी लंबाई थोड़ी कम हो गई हो। पहले तो उसे लगा कि यह एक भ्रम है, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि यह सच था। इन परिवर्तनों का क्या अर्थ है? चेन रुई को अचानक याद आया कि उसने एक्शन फिल्म डेमी गॉड्स एंड सेमी डेविल्स में पढ़ा था कि एक आंतरिक मार्शल आर्ट है जिसका नाम है मैं दुनिया में सबसे शक्तिशाली हूँ। यह एक उत्कृष्ट आंतरिक युद्ध कला थी जो अत्यंत दुर्जेय थी। इसका प्रतिनिधि पात्र लिंगजियू महल की तियानशान तोंगलाओ थी। हर 30 साल में तियानशान तोंगलाओ का कायाकल्प होता था। कायाकल्प के बाद उसकी शक्तियां अपनी मूल अवस्था में लौट आती थीं। अगर वह अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त करना चाहती थी तो उसे प्रतिदिन इसका अभ्यास करना पड़ता था और प्रत्येक दिन 1 वर्ष के बराबर होता था। क्रिस्टीना जरूर मैं दुनिया में सबसे शक्तिशाली हूँ जैसी किसी गुप्त कला का अभ्यास कर रही होगी। यह आभा फल किसी प्रकार का उत्प्रेरक होगा जिसमें आध्यात्मिक प्रक्रिया को तेज करने और उसकी प्रभावशीलता बढ़ाने की क्षमता होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि हर आभा फल खाने के साथ उसकी शक्ति कम होती गई। क्रिस्टीना डार्क शैडो साम्राज्य के शाही परिवार की एक कुलीन महिला थी और उनके अगली डार्क शैडो महारानी बनने की पूरी संभावना थी। यहाँ तक कि वर्तमान डार्क शैडो महारानी लेडी कैथरीन भी दानव साम्राज्य की पहली सुंदरी थीं। उनके अनगिनत प्रशंसक थे। क्रिस्टीना का रूप या उम्र कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनना चाहिए, तियानशान तोंगलाओ जैसी कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। फिर उसकी प्रारंभिक ताकत का स्तर, उसके और उसके बीच का अंतर बढ़ता हुआ प्रतीत हुआ। हालांकि अब इस बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं था। उसे तो ब्रोक का सामना कैसे करना है इस बारे में सोचना चाहिए था। चेन रुई ने उसके काले बालों को छूने की इच्छा को रोका और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। क्रिस्टीना को कुछ भी पता नहीं चला, वह एक बच्चे की तरह शांति से सो रही थी। इसके बाद वह क्रिस्टीना से मिलने के लिए तंबू में नहीं गया, न ही वह प्रशिक्षण क्षेत्र में गया, वह व्यस्त था। गहरी रात में एक विशाल अंधेरी परछाई वाइवन की मांद के पास से गुजरी। एक पल में मानो बैंगनी चांदनी अंधेरी हो गई। सारी रात आसपास के राक्षसी जानवर चीखने, हिलने डुलने और लड़ाई की भयावह आवाज़ों से इतने भयभीत रहे कि उन्हें चैन नहीं मिला। उच्च स्तर के राक्षसी जानवरों की भयानक शक्ति के कारण कई अपेक्षाकृत कमज़ोर राक्षसी जानवर रात में ही भाग निकले। अगली सुबह चांदी के जूतों वाला वह व्यक्ति उस दलदली जमीन पर उतरा। उसके खूबसूरत चेहरे पर नीली आंखों की एक जोड़ी से एक हल्की सी चमक फैल रही थी। इनक्यूबस की आंख सर्वशक्तिमान नहीं थी। हालांकि उसने युद्ध के दौरान क्रिस्टीना और उस आदमी को निशाना बनाने के लिए एक विशेष शक्ति का इस्तेमाल किया था, लेकिन साइलेंट नाइट वेटलैंड्स बहुत चौड़ा था। यहाँ अपनी जंगली थकाऊ नहीं यात्रा के लिए उसे भाग्यशाली माना गया। एक अस्पष्ट अनुभूति के आधार पर वह सामान्य दिशा का अनुमान लगा सकता था। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं थी कि यह एहसास और करीब आ रहा था। अब जब क्रिस्टीना के हाथ में डार्क शैडो का केप था तो अगली महारानी की पहचान को लेकर कोई शक नहीं था। अब उसे खत्म करने का सबसे अच्छा समय आ गया था। डार्क शैडो साम्राज्य के उत्तराधिकारी को खत्म करके ब्रोक अपनी महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने के एक कदम और करीब पहुंच जाएगा और लेविथान शाही परिवार का पुनर्निर्माण अब एक सपना नहीं रह जाएगा। सच तो ये था कि डार्क शैडो केप के प्रकट होने से ब्रोक को कुछ ऐसा अनुमान लगाने पर मजबूर होना पड़ा जो असंभव सा लग रहा था। हालांकि यह अनुमान बहुत ही अकल्पनीय था और क्रिस्टीना की वर्तमान स्थिति के कई पहलुओं से मेल नहीं खाता था, इसलिए उसने इस अनुमान को नकार दिया। चाहे वह जो भी अनुमान लगाए, क्रिस्टीना की हत्या करना अनिवार्य था। सफ़र बहुत अजीब था। बीच बीच में उसे आसमान में उड़ते हुए वाइवन दिखाई देते थे। ब्रोक ने झील के किनारे 2 गुस्ताख वाइवन को मार डाला था। ये प्राणी बदला लेने के लिए ही यहाँ आए होंगे। हालांकि उसके पास अभी उन्हें जवाब देने का समय नहीं था। ब्रोक ने दानव सम्राट जैसी तरंगें छोड़ीं और हैरानी की बात नहीं कि वाइवन पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इनक्यूबस की आंख की प्रतिक्रिया और भी तेज होती जा रही थी। ब्रोक ने अनायास ही अपने कदम तेज कर दिए। धुंध में धुएं के गुबार की तरह वह तेजी से आगे बढ़ा। जैसी उसकी उम्मीद थी, उसे जंगल के सामने एक छोटे से पेड़ के सामने कोई दिखाई दिया। ये वही पुरुष साथी था जो क्रिस्टीना के साथ था, वह दयनीय सरीसृप। चूंकि यह व्यक्ति यहाँ था तो क्रिस्टीना जरूर आसपास ही होगी। इस समय क्रिस्टीना की बुद्धि चरम पर होगी। सिर्फ इसी आदमी के पास टेलीपोर्ट करने वाला उपकरण था जो बहुत परेशान करने वाला था। उसे क्रिस्टीना से अलग होते ही उसे तुरंत मार देना चाहिए। ब्रोक की मौजूदा ताकत के साथ ये स्वाभाविक रूप से आसान होगा।
ब्रोक दौड़कर उस आदमी के पास पहुंचा, हाथ हिलाकर। ठीक उसी क्षण जब उसने हमला शुरू किया, उसे अचानक लगा जैसे कुछ गड़बड़ है। जैसा उसने सोचा था, वह आदमी जो मांस और खून का ढेर बनने वाला था, बिना किसी खरोंच के ठीक था, जबकि दूसरी तरफ की जमीन इस हमले से उड़ती रेत के झोंके में बदल गई। एक भ्रम, एक बेहद यथार्थवादी भ्रम जो उसे भी चकमा देने में कामयाब रहा। हालांकि इनक्यूबस की आंख की प्रतिक्रिया से लग रहा था कि लड़का आसपास ही होगा। उसी समय उसके चारों ओर उस लड़के के कई भ्रम प्रकट हुए। जनरल ब्रोक मुझ जैसे कमजोर आदमी को कितना महत्व देते हैं। तुम तो मुझ पर चुपके से हमला कर रहे हो। उसके चारों ओर एक साथ आवाजें गूंज रही थीं, मानो दर्जनों लोग एक साथ बोल रहे हों। ब्रोक का छिपकर किया गया हमला नाकाम रहा। उसकी आंखों में ठंडक की झलक देखकर उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। इनक्यूबस की आंख देखने वाले के सामने ये घटिया चाल कोई नहीं खेलता। ब्रोक की दोनों पुतलियों से रोशनी चमक उठी। ब्रोक के चारों ओर गहरे नीले रंग की रोशनी का एक घेरा फैल गया। जहां से भी रोशनी गुजरी, प्रेत एक एक करके गायब हो गए और सिर्फ 30 मीटर आगे हैरान आदमी ही रह गया। तुम अति आत्मविश्वासी हो, ब्रोक ने व्यंग्य किया। अचानक उसकी भौहें तन गईं। जिन भ्रमों को इनक्यूबस की आंख से मिटा दिया जाना चाहिए था, वे फिर से वापस आ गए थे। भ्रम का जादुई घेरा, ये तरकीब दिलचस्प लगती है पर फिर भी बेकार है। ब्रोक धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम के साथ 10 मीटर के दायरे में जमीन अजीब तरह से कंपन और उछाल लेने लगी। भ्रम गायब होने के बाद वे फिर कभी प्रकट नहीं हुए। चेन रुई ने धीरे से आह भरी। उसकी शक्तियां एक शक्तिशाली दानव सम्राट का सामना करने के लिए बहुत कमजोर थीं। ड्रैगन शिलालेख लेस देन दर्पण छवि ग्रेटर देन और लेस देन प्रतिध्वनि ग्रेटर देन, जिन्हें उसने बड़ी मेहनत से सीखा था, बस यूं ही हल हो गए। चेन रुई ने शिलालेखों की गहरी समझ के आधार पर इसे सक्रिय किया। वह इसे बहुत कम समय तक ही बनाए रख सका और इसकी प्रभावशीलता भी सीमित थी। इसे दुनिया का सबसे कमजोर ड्रैगन शिलालेख माना जाता था क्योंकि इन शिलालेखों का इस्तेमाल ड्रैगन जाति द्वारा किया जाता था। यहाँ तक कि एक नवजात ड्रैगन में भी एक दानव राजा जैसी शक्तियाँ होती थीं। सर ब्रोक, चेन रुई जानता था कि मिरर इमेजेस को खत्म करने के बाद ब्रोक उसे मार डालेगा, इसलिए उसने सबसे पहले बोला, मैं अनजाने में आपके और क्रिस्टीना के बीच की लड़ाई में शामिल हो गया। मैं तो बस वो बंदी हूँ जिसे उसने बंदी बनाया है। क्या आप मेरी जान बख्श सकते हैं? क्या आपके पास टेलीपोर्टेशन की शक्ति नहीं है? क्रिस्टीना अभी आपके पास नहीं है, आप अकेले ही भाग क्यों नहीं जाते? ब्रोक बोलते बोलते उसके पैरों तले की शक्ति थमने का नाम नहीं ले रही थी। पलक झपकते ही सारे शिलालेख नष्ट हो गए और उसके सामने सिर्फ चेन रुई ही बचा। सर, यही हाल है। ब्रोक ने चेन रुई को अपनी डरावनी निगाहों से देखा। एक जहरीले सांप द्वारा मेढक को घूरने का एहसास एक बार फिर उभर आया। वह जानता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी उसे उसी क्षण मार डालेगा जब वह कुछ गलत कहेगा। उसने थोड़ा झुककर कहा, मुझे एक रहस्यमयी जहर की गोली लेने पर मजबूर किया गया था। जिंदा रहने के लिए मुझे निश्चित समय पर मारक दवा लेनी पड़ती है। अगर सर मेरी जान बख्श सकते हैं तो मैं भी एक बड़ा राज बताकर एहसान चुकाऊंगा। ब्रोक का जानलेवा इरादा चेन रुई पर पूरी तरह से टिका हुआ था। अगर प्रतिद्वंद्वी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल भी करता तो भी वह उसे उसी क्षण मार सकता था जब वह टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करने की कोशिश करता। कौन सा राज? चेन रुई को लगा कि प्रतिद्वंद्वी ने उसे जकड़ लिया है। उसने गहरी सांस ली, अपने दिल के डर को दबाते हुए जवाब दिया, साइलेंट नाइट वेटलैंड्स में एक गुप्त खजाना है। जाहिर है यहाँ अनगिनत खजाने हैं, यहाँ तक कि 7 महान राजघरानों के खोए हुए खजाने भी। ब्रोक को जिज्ञासा हुई। उसने तुरंत उस शक्ति को रोक दिया जिसे वह शुरू में मुक्त करना चाहता था। उसकी आंखें चमक रही थीं। क्या तुम जानते हो कि यह खजाना कहाँ है? एथेना ने एक बार जिक्र किया था कि डेलिया हर 3 साल में अपने परिवार के भूले हुए खजानों को ढूंढने साइलेंट नाइट वेटलैंड्स आती है। बहुत संभव है कि ब्रोक, जो ईर्ष्या राजघराने से ताल्लुक रखता था, इस खजाने के बारे में जानता हो, इसलिए यह ब्रोक के हत्या के इरादे को अस्थायी रूप से कम करने के लिए काफ़ी होना चाहिए। दरअसल चेन रुई इस खजाने के बारे में डेलिया से ज़्यादा जानता था। यह उसकी जीवन साथी की महत्वपूर्ण संपत्ति थी। मुझे पहले भी एक खजाने का नक्शा मिला है। मुझे खजाने का अनुमानित स्थान पता है। ये यहीं इस विशाल आर्द्र भूमि में है। हालांकि खजाने के चारों ओर कई भयानक जादुई घेरे हैं जिससे इसे बलपूर्वक लेना असंभव है। एक लापरवाही भरी गलती एक विशेष तंत्र को सक्रिय कर देगी जो पूरे खजाने को नष्ट कर देगी। ब्रोक की पुतलियों से हल्की ठंडक फैल गई। खजाने का नक्शा कहाँ है? माफ़ कीजिए गुरु, मैंने खजाने का नक्शा पहले ही नष्ट कर दिया है। बेशक चेन रुई उस पूंजी का खुलासा नहीं करेगा जो उसके जीवन की गारंटी थी। जैसा कि सर ने देखा है, मैं जादू के चक्रों का अभ्यासी हूँ। मैंने जादू के चक्रों के बारे में गहन शोध किया है, इसलिए अगर सर ब्रोक ने अचानक चेन रुई को बीच में ही टोक दिया। मुझे खजाने की परवाह नहीं है। तुम्हारे पास 1 मिनट है, मुझे बताओ कि क्रिस्टीना कहाँ है।
अगर तुमने इसे छिपाने की हिम्मत की तो तुम तुरंत मानव मांस के ढेर में बदल जाओगे। ब्रोक बुद्धिमान और निर्णायक था। बेशक खजाना जरूरी था, लेकिन फिलहाल क्रिस्टीना की हत्या ही प्राथमिकता थी। वह इस नासमझ को अभी जिंदा रख सकता था। क्रिस्टीना को पाकर वह उससे इस खजाने के राज पूछ सकता था। इनक्यूबस की आंख के साथ उसे झूठ बोले जाने की चिंता नहीं थी। वह गंभीर रूप से घायल है और उसने मुझे आदेश दिया है। महोदय, कृपया एक क्षण रुकें। ब्रोक की धमकी सुनकर चेन रूई घबरा गया। उसकी बोली अस्पष्ट थी और उसने अनायास ही अपने पीछे के जंगल की ओर देखा। उसने अनाड़ीपन से शिलालेख बनाने की कोशिश की, मानो किसी प्रकार के मायावी जादुई घेरे को हटा रहा हो। जैसी कि उम्मीद थी, जंगल में धीरे धीरे एक अस्पष्ट सा तंबू दिखाई दिया। जैसे ही तंबू दिखाई दिया, ब्रोक बिजली की तरह तेजी से तंबू के सामने आ गया। उसने एक जोरदार मुक्का मारा जो काफी देर तक उस पर हमला करता रहा। ये तंबू कोई भ्रम नहीं था, उसे अंदर क्रिस्टीना की मौजूदगी का हल्का सा एहसास हो रहा था। शायद किसी ने सच नहीं कहा, वह बुरी तरह घायल हो गई थी और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रही थी। चाहे वह कोई भी योजना बना रही हो, पूर्ण शक्ति ही सब कुछ तय करती है। ब्रोक का एक मुक्का क्रिस्टीना की रक्षा पंक्ति को पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा और उसे मारने का समय पूरी तरह से उसके नियंत्रण में होगा। एक पल में ब्रोक को लगा कि वह कुछ समझ नहीं पा रहा है। तंबू के अंदर का जीवन इनक्यूबस की आंख के निशाने पर नहीं लग रहा था। क्या ये क्रिस्टीना नहीं है? यह विचार अभी अभी उसके मन में आया और जैसे ही उसने अपनी शक्तियां वापस लीं, एक जोरदार धमाका हुआ। तंबू अचानक फट गया, पूरा जंगल हिल गया। आसपास के अनगिनत पेड़ नष्ट हो गए। ये वज्र गुब्बारा निश्चित रूप से ब्रोक के मुंह से नहीं, बल्कि किसी और चीज से हुआ था। वह जादुई हथियार जो क्रिस्टीना उस समय पीछे छोड़ गई थी। शुरुआत में यह भ्रम सिर्फ ब्रोक को भ्रमित करने के लिए था। वह तंबू कोई भ्रम नहीं था, बल्कि असली था। चेन रूई ने तंबू के बाहर से सिर्फ लेस देन भेज ग्रेटर दैन वाला शिलालेख हटाया। असली जाल तो तंबू के बाहर लगा लेस देन ट्रिगर ग्रेटर दैन शिलालेख था। इस लेस देन ट्रिगर ग्रेटर दैन के कारण ब्रोक के मुक्का मारते ही वज्र गोल फट जाता था। अगर ब्रोक तंबू पर हमला न भी करता तो भी जब तक वह आसपास की मिट्टी पर पैर रखता वही होता। इनके अलावा तंबू के अंदर दो मुख्य शिलालेख थे, लेस दैन आवर्धन ग्रेटर दैन और लेस दैन अनुकरण ग्रेटर दैन, जो क्रिस्टीना की नकल करने के लिए जीवन के स्रोत को बढ़ा करते थे। यही वह शिलालेख था जिस पर चेन रूई ने सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च की थी। ये सच भी लग रहा था और झूठ भी, यहाँ तक कि ब्रोक पर भी यह काम कर गया। फिर भी वज्र गेंद की शक्ति ने दानव सम्राट स्तर के ब्रोक को गंभीर चोट नहीं पहुंचाई। इससे वह केवल धूल से भर गया और उसके चांदी के कवच को और नुकसान पहुंचा। इसके अलावा मिट्टी, छर्रे और अन्य घने अज्ञात पदार्थ उसके शरीर से चिपक गए। ब्रोक के दिल में गुस्सा और बढ़ गया। मुझे तो एक तुच्छ सरीसृप ने बेवकूफ बना दिया। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन एक वाइवन पहले ही चेन रूई को उठाकर आसमान में उड़ गया था। दूर से एक राक्षसी जानवर की चीख धीमी सुनाई दे रही थी। वह तेजी से आ रहा था। इस क्रूर राक्षसी जानवर द्वारा हवा में उठा लिए जाने पर चेन रूई जरा भी नहीं घबराया। दरअसल मैं सिर्फ जादू के चक्र का अभ्यासी ही नहीं, बल्कि जानवरों को वश में करने वाला भी हूँ। जनरल ब्रोक, अगर आप क्रिस्टीना का ठिकाना जानना चाहते हैं तो यह मुश्किल नहीं है। सबसे पहले मेरे सहयोगियों को हराएं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक वाइवन ब्रोक की ओर झपटा। हालांकि ये दोनों वाइवन एक उच्च स्तरीय उच्च दानव के बराबर थे और एक विषैले राक्षसी जानवर से निपटना एक सामान्य उच्च दानव राक्षसी जानवर से ज्यादा कठिन था, फिर भी ब्रोक के लिए ये काफी नहीं था। एक पल में उसके हाथ में एक और लाल रंग की लंबी तलवार आ गई। वाइवन कबूतर उड़ता हुआ आगे बढ़ा, उसका विशाल शरीर अचानक दो टुकड़ों में बढ़ गया। हर जगह सियान रंग का तरल पदार्थ छिड़का गया। उसके तुरंत बाद दो और कबूतर दिखाई दिए, लेकिन ब्रोक ने उन सभी को मार डाला। ब्रोक ने आसमान में चेन रूई को देखा और ठंडी आवाज में गुनगुनाया। उसके शरीर से निकलती लाल रोशनी चेन रूई की ओर तैरने लगी। चेन रूई चौंक गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि ब्रोक में उड़ने की क्षमता होगी। चेन रूई को जकड़ने वाला वाइवन अचानक दहाड़ा। उसने अपना मुंह खोला और ब्रोक पर सियान जहर का एक कौर थूक दिया। जमीन की तुलना में आसमान में ब्रोक की चाल उतनी तेज नहीं थी, लेकिन उसकी गति अपेक्षाकृत तेज थी। उसने उन्हें चकमा दिया, फिर तीन वाइवन तुरंत ब्रोक की ओर उड़े। हालांकि ब्रोक अपेक्षाकृत कम फुर्तीला था, लेकिन उसके हाथ में लाल रंग की लंबी तलवार की ताकत भयानक थी। उसने हवा में चीरा लगाया और तीनों वाइवन चीखते हुए एक के बाद एक गिर पड़े, लेकिन चेन रूई पहले ही उनके बीच दूरी बना चुका था। ब्रोक की इनक्यूबस आंख काली पड़ गई। उसने जोर से चीख मारी, तभी चेन रूई को जोर से चक्कर आने लगा। शुक्र है कि वह पहले ही सुनहरे क्रिस्टल की बेड़ियों से बच निकला था और वह अपनी स्टार पावर का इस्तेमाल आसानी से बचाव के लिए कर सका। यह उस जंगल के उस दौर जैसा नहीं था जहां एक आवाज से उसकी मौत हो जाती, लेकिन उसके चेहरे से खून रिसता रहता।
ये तो बस एक चीख थी, और इतनी दूर से भी यह इतनी शक्ति प्राप्त कर सकता था। शक्तिशाली दानव सम्राट तो बहुत ही भयावह था। चेनरुई को पकड़ने वाला वाइवन एक उत्परिवर्तित दानव राजा स्तर का था। उसमें जहर उगलने की दूरगामी क्षमता थी, लेकिन मानसिक शक्ति वाइवन की कमजोरी थी। इनक्यूबस की आंख के प्रभाव से उसके पंखों की गति अपनी नियमितता खो बैठी थी। मानो वह नशे में हो, वह आकाश में मदहोश था। वाइवन के पंजे ढीले पड़ गए और चेनरुई आसमान से नीचे गिर पड़ा। जिस ऊंचाई से वह गिर रहा था, वहां गंभीर चोट से बचना मुश्किल था। उस निर्णायक क्षण में हवा का एक तेज झोंका आया और उसका शरीर एक राक्षसी जानवर की पीठ पर जा गिरा। राक्षसी जानवर थोड़ा कांपा, लेकिन वह ठीक था। वह अभी भी स्थिर होकर उड़ सकता था। यह एक काला हरा वाइवन था, यह एक सामान्य वाइवन से बड़ा था। इसके पीछे वाइवन का एक बड़ा झुंड था, सैकड़ों वाइवन उसके पीछे पीछे चल रहे थे। ब्रोक ने उस काले हरे वाइवन के पंजों पर एक जाल लटका दिया। जाल के अंदर एक अंडाकार चीज थी। वाइवन की पीठ पर बैठे कमीने ने अपना हाथ बढ़ाया और जाल फिर से गायब हो गया। ब्रोक बता सकता था कि वह संभवतः वाइवंस का राजा था और उसने महान दानव राजा का स्तर भी प्राप्त कर लिया था। कोई भी वास्तव में जानवरों को वश में करने वाला नहीं है, वह महान दानव राजा के स्तर वाले वाइवन राजा को भी वश में कर सकता है। ब्रोक ने सोचा, हवा में लड़ना असुविधाजनक है। और तो और, उसका प्रतिद्वंद्वी वाइवन राजा और वाइवन का एक झुंड था। इसे निपटाने में बहुत ऊर्जा लगेगी। इनक्यूबस की आंख की प्रतिक्रिया से क्रिस्टीना को पास ही किसी कोने में छिप जाना चाहिए। वे उसकी ऊर्जा के क्षीण होने या उसके कमजोर होने का इंतजार कर रहे होंगे ताकि वह घातक प्रहार कर सके। क्रिस्टीना की शक्तियां अभी दानव सम्राट के स्तर की नहीं थीं। पहले तो वह चिंता का विषय नहीं थी, लेकिन अब वह एस्मोस शाही परिवार की कलाकृति डार्क शैडो केप का इस्तेमाल कर सकती थी। हालांकि वह कलाकृति की शक्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन उस समय इससे उसे बहुत परेशानी हुई। उसे सावधान रहना होगा। हालांकि एक अलग नज़रिए से अगर वह क्रिस्टीना को खत्म कर सकता है, तो वह डार्क शैडो साम्राज्य की सबसे मजबूत कलाकृति हासिल कर सकता है। अगर वह इसका इस्तेमाल न भी कर पाए, तो भी यह एक अहम सौदेबाजी का जरिया बन सकता है, जो उसकी योजना के लिए बेहद ज़रूरी था। वाइवन राजा की उड़ान की गति बहुत तेज थी, लेकिन वह ज़्यादा दूर नहीं उड़ पाया। वह बस उस क्षेत्र का चक्कर लगा रहा था। जिस क्षण ब्रोक अपनी पूरी शक्ति लगाकर वाइवन राजा का तेजी से वध करने के लिए इनक्यूबस की आंख को सक्रिय करने वाला था, उसने अचानक जमीन में गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी, मानो कोई विशालकाय राक्षसी जानवर तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा हो। राक्षसी जानवर प्रकट हुआ और ब्रोक ने भी अपनी भौहें चढ़ा लीं। हाइड्रा, और यह एक से ज्यादा है। दोनों हाइड्रा 7-8 मीटर ऊंचे थे और उनके शरीर गहरे हरे रंग के शल्कों से ढके थे। उनके धड़ सफ़ेद थे और अंग और पूंछ बेहद गठीले थे। सबसे खास बात थी उनके 9 सांप जैसे सिर। हर सिर बेहद खूंखार लग रहा था। गहरे रंग के शल्कों वाला बड़ा वाला मादा था, जबकि छोटा वाला नर। दोनों विशाल जानवरों की ऊर्जाएं वाइवन राजा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली लग रही थीं, खासकर मादा 9 सिर वाली सांप। वह लगभग एक दानव सम्राट के स्तर की थी। इसके अलावा उस राक्षसी जानवर की शक्ति एक सामान्य राक्षस से भी ज्यादा थी। यहाँ तक कि ब्रोक भी उन्हें हल्के में नहीं ले सकता था। ब्रोक को हैरानी इस बात पर हुई कि जो हाइड्रा पहले तो वाइवन की तरफ बढ़ते दिख रहे थे, अचानक उन पर कैसे केंद्रित हो गए, जबकि वे अभी भी हवा में थे। उनकी आंखों से जानलेवा इरादे झलक रहे थे। मेरे सबसे मजबूत साथी हाइड्रा से मिलिए, नकली जानवर प्रशिक्षक ने कहा। सच्चाई ये थी कि चेनरुई ने उसी समय लेस देन विश्लेषणात्मक आंख ग्रेटर देन का उपयोग किया था और ब्रोक के बुरे कर्मों का ज्ञान हाइड्रा को दिया था। 9 सिर वाले सांप ने भी वाइवन राजा और उसकी पीठ पर बैठे कमीने के प्रति गहरी दुश्मनी रखी, लेकिन सबसे बड़ा विजेता ब्रोक था, जिसने चांदी का कवच पहना हुआ था जो किसी चिपचिपे तरल पदार्थ से ढका हुआ था। बुद्धि, सभ्यता और शक्ति, ये वे गुण थे जिन पर वाइवन जाति को गर्व था। हाइड्रा की शक्ति वाइवन जाति के करीब थी, लेकिन बुद्धि के मामले में वे असली वाइवन से बहुत पीछे थे। एक विशेषता थी जो लगभग वाइवन राजा के बराबर थी, और वह थी द्वेष रखने की क्षमता। हाइड्रा की नज़र में वाइवन का नेता वाइवन राजा निस्संदेह दुश्मन था। उनका संघर्ष कोई नई बात नहीं थी। हालांकि हाइड्रा को सबसे ज्यादा नफरत हवा में उड़ते चांदी के कवच वाले उस कमीने से थी। शुरुआत में हाइड्रा एक साथ हमला नहीं करते थे। कम से कम एक तो घोंसले में रुककर उनके 3 नए अंडों की देखभाल करता था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि कल रात इस चांदी के कवच वाले कमीने ने वाइवन राजा के साथ मिलकर हाइड्रा के अंडे चुराने की साजिश रची थी। कल रात हाइड्रा के घोंसले में एक भयंकर युद्ध हुआ। वाइवन राजा ने नर हाइड्रा पर हमला शुरू कर दिया। इसी बीच वाइवन के एक और झुंड ने मादा हाइड्रा को कई बार उकसाया। मादा हाइड्रा इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और आखिरकार हमला कर दिया। साइलेंट नाइट वेटलैंड्स की खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर का राक्षसी जानवर होने के नाते वह इन कमजोर जीवों के उकसावे को कैसे बर्दाश्त कर सकता था।
फिर जैसे ही मादा हाइड्रा अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल हुई, कुछ भयानक हुआ। चांदी के कवच वाला वह कमीना अचानक प्रकट हुआ और अंडे चुराकर वाइवन राजा की पीठ पर सवार होकर घोंसले से भाग गया। हालांकि उन्होंने कई वाइवन को मार डाला, लेकिन हाइड्रा के अंडों को खोना एक अक्षम्य गलती थी। अगर नीच वाइवन राजा सांप का अंडा लिए घोंसले के चारों ओर चक्कर न लगा रहा होता तो हाइड्रा पहले ही वाइवन की मान से बदला ले चुके होते। हालांकि उन्हें पहले उन 3 कीमती सांप के अंडों को बचाना था। चेन रूई ने हाइड्रा को खुलासा किया कि ब्रोक ने न सिर्फ कल रात सांप के अंडे चुराए थे, बल्कि उसने और भी भयानक काम किए थे। जब मादा हाइड्रा ने चेन रूई के मन में चल रहे शब्दों को सुनना समाप्त किया तो वह खुद को रोक नहीं पाए। बीच में स्थित हाइड्रा के सिर ने अपना मुंह खोला और एक हरी लौ सीधे वाइवन राजा पर उगल दी। चेन रूई को इस चाल का पता पहले ही चल गया था जब उसने कल रात सांप के अंडे चुराने के लिए ब्रोक का वेश धारण किया था। वाइवन राजा ने इसकी तैयारी बहुत पहले ही कर ली थी। उसने अपने पंख फड़फड़ाकर उसे टाल दिया। हालांकि वाइवन राजा की पीठ पर बैठे उस कमीने की ऊर्जा बहुत संदिग्ध थी, फिर भी हाइड्रा के अंडों की चोरी का अपराधी वहीं मौजूद था। दोनों हाइड्रा को और भी ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि चांदी के कवच वाले उस आदमी के शरीर से एक भयानक जानी पहचानी गंध आ रही थी। हाइड्रा अंडे। जिन हाइड्रा अंडों को उन्होंने अपनी जान से भी ज्यादा संजो कर रखा था, उनका अंत वैसा ही हुआ जैसा वाइवन राजा की पीठ पर बैठे व्यक्ति ने कहा था। उन्हें चांदी के कवच वाले आदमी ने नष्ट कर दिया। दोनों हाइड्रा के 18 सिरों ने एक साथ हृदय विदारक चीखें निकालीं। उनकी आवाज़ें अवर्णनीय क्रोध से भरी थीं। मादा हाइड्रा का हमला बहुत दूर तक जाता था। उसके 3 सिर आग और विष उगल सकते थे। तुरंत विष और लपटें हवा में उड़ते ब्रोक की दिशा में उगल दी गईं। ब्रोक को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस तंबू को उसने पहले नष्ट किया था उसमें एक हाइड्रा का अंडा था, और उसे ये भी नहीं पता था कि वज्र के फटने पर उसके शरीर पर जो चिपचिपा द्रव और छर्रे चिपके थे वे हाइड्रा के अंडे के थे। फिलहाल उसने सतर्कता से अपने आसपास की स्थिति का जायजा लिया। उसने ध्यान रखा कि क्रिस्टीना सबसे बड़ा वार कर सकती है। उस कलाकृति डार्क शैडो केप में ऐसी शक्तियां थीं जिन्हें कम नहीं आंका जाना चाहिए। ब्रोक को शक हुआ कि हाइड्रा जानवरों को काबू करने वाले चेन रूई पर हमला करेंगे। अचानक उसने देखा कि हाइड्रा उस पर पागलपन भरे हमले कर रहा है। उसने तुरंत ध्यान ऊपर की ओर केंद्रित किया। चूंकि हाइड्रा के हमले लंबी दूरी के थे, इसलिए आसमान में रहना निरर्थक और निष्क्रिय होता। ब्रोक एक बार फिर जमीन पर लौट आया। जैसे ही उसने जमीन को छुआ, उस पर 2 हाइड्रा के बेकाबू हमलों का हमला हुआ। दरअसल ब्रोक से निकलने वाली शक्ति हाइड्रा से भी ज्यादा थी। वे इनक्यूबस की आंख की निवारक शक्ति से डरे हुए थे, लेकिन चूंकि हाइड्रा का अंडा नष्ट हो चुका था, इसलिए उनके मन में द्वेष बहुत ज्यादा था। इसलिए हाइड्रा बेपरवाह होकर उन्मत्त होकर हमला करने लगे। हाइड्रा की नज़दीकी युद्ध क्षमता काफी भयावह थी। उसके 9 सिर 9 अलग अलग जहरीले दुश्मनों जैसे थे। उनका एक साथ हमला करना 9 से गुना करने जितना आसान नहीं था, खासकर जब से मादा हाइड्रा दानव सम्राट के स्तर के करीब थी। ब्रोक के लिए भी इस अनोखी आक्रमण रणनीति का सामना करना मुश्किल होगा। वाइवन राजा के आदेश पर वाइवन पहले ही चुपचाप दूर भाग रहे थे। चेन रूई और वाइवन राजा हवा में लड़ाई का तमाशा देखते रहे। अगर वह चला गया तो ब्रोक हाइड्रा से लड़ाई छोड़कर सुरागों का पीछा करते हुए वाइवन की खो ढूंढने निकल पड़ेगा जहां क्रिस्टीना थी, और तब सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। ब्रोक ने अपने और दोनों हाइड्रा के बीच दूरी बनाते हुए तेजी से दौड़ लगाए। अचानक उसे अपने पीछे एक खतरा महसूस हुआ। वह जल्दी से आगे बढ़ा, तभी एक जहर का गोला उसके पास से गुजरा। उसने उसके लबादे में एक बड़ा सा छेद भी कर दिया। पता चला कि चेन रूई ने वाइवन राजा को हमला करने का निर्देश दिया था। जब उसने ब्रोक को अपनी ओर आते देखा तो वाइवन राजा फिर से हवा में ऊंचा उठ गया। ब्रोक क्रोधित हो गया। वह एक घातक लंबी दूरी के कौशल से वाइवन राजा और चेन रूई को एक ही वार में मार सकता था, लेकिन फिर भी उसके मन में साइलेंट नाइट वेटलैंड्स के खजानों की लालसा बाकी थी। चाहे कुछ भी हो जाए, उससे पूछताछ के लिए उसे जिंदा छोड़ देना ही बेहतर था। ये खजाना लेविथान शाही परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। अगर वह इसे हासिल कर लेता तो उसकी शक्तियां काफी बढ़ जातीं। हाइड्रा फिर उसके पास आया। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वाइवन राजा और चांदी के कवच वाले आदमी के बीच आंतरिक संघर्ष क्यों हो रहा है। हाइड्रा को चुराने और नष्ट करने वाले मुख्य अपराधी को टुकड़े टुकड़े कर देना ही होगा। ब्रोक को एक विचार सूझा। पास के एक गड्ढे से पानी की बूंदें एक साथ हवा में उठीं और कई छोटे तीखे हिमखंडों में बदल गईं और हाइड्रा की ओर उड़ती रहीं। हालांकि हाइड्रा की त्वचा बहुत सख्त थी। हिमखंड ज्यादा से ज्यादा उनके शल्कों को भेद सकते थे, लेकिन त्वचा की सुरक्षा को भेद नहीं पा रहे थे। जिस क्षण हाइड्राओं ने हिमकणों के कारण अपनी गति रोक दी, ब्रोक का रूप अचानक नर हाइड्रा के ऊपर प्रकट हुआ। उसने अपनी तलवार पर वार किया और हाइड्रा की चीख सुनाई दी। उसके 3 सिर एक साथ गिरे। घावों से गहरे बैंगनी रंग का तरल पदार्थ रिसने लगा।
लगभग उसी समय मादा हाइड्रा के धड़ पर हड्डियों तक गहरा घाव हो गया। उसकी मोटी शल्क और सख्त त्वचा उसकी तलवार की धार का सामना नहीं कर सकी। इस वार के बल से जमीन में 10 मीटर से ज्यादा लंबी एक नाली बन गई। हाइड्रा की एक खासियत थी कि जब तक उसका सिर जिंदा रहता वह सचमुच नहीं मरता था। और जितना ज्यादा वह घायल होता उसकी युद्ध क्षमता उतनी ही ज्यादा भयावह होती। इन चोटों के कारण हाइड्रा डरकर हार नहीं मानता था, बल्कि उसकी क्रूरता और बढ़ जाती थी। उसके हमले और भी क्रूर हो जाते थे। ब्रोक ने मादा हाइड्रा के 2 और सिर काट डाले। नर हाइड्रा के लगातार जहरीले हमलों के कारण सुरक्षात्मक क्रिस्टलीय आवरण पहले ही बेहद कमजोर हो चुका था। हाइड्रा की लंबी पूंछ के उस पर वार करते ही वह तुरंत टूट गया। ब्रोक की लाल तलवार की एक चमक से नर हाइड्रा की लंबी पूंछ 2 टुकड़ों में कट गई। हालांकि मादा हाइड्रा द्वारा उगली गई हरी आग से उसके कंधे का कवच क्षतिग्रस्त हो गया। इस हरी आग का असर जलाना नहीं था, बल्कि उसके कवच को चीरकर उसके शरीर में समा जाना था। उसका कंधा सुन्न हो गया था और उसकी हरकतें थोड़ी धीमी पड़ गई थीं। साफ जाहिर था कि उसे जहर दिया गया था। ध्यान भटकने के एक पल में मादा हाइड्रा ने अपनी पूंछ उसकी पीठ की ओर घुमाई। उसे दम घुटने जैसा महसूस हुआ और उसकी पीठ का कवच बुरी तरह विकृत हो गया था। गुस्से में वह पलटा और कई वार किए। दर्दनाक चीखें निकालते हुए मादा हाइड्रा के सिर्फ 4 सिर बचे थे। ब्रोक एक दानव सम्राट स्तर का महाशक्तिशाली प्राणी था, लेकिन उसे 2 राक्षसी जानवरों ने हराया था जो दानव सम्राट स्तर तक भी नहीं पहुंचे थे और जिन्हें एक जानवरों को काबू करने वाले द्वारा नियंत्रित किया जाता था। वह क्रोधित था। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि क्रिस्टीना किसी कोने से चुपके से देख रही होगी और गुस्से से दहाड़ सकती है। उसने अपनी शक्ति को और नहीं रोका और उसकी 2 नीली आंखें अचानक काली हो गईं। चेन रुई को ऐसा लगा जैसे पूरे साइलेंट नाइट वेटलैंड्स का आसमान अंधेरा हो गया हो। यहाँ तक कि उसकी धड़कन भी धीमी पड़ने लगी थी। ब्रोक के केंद्र में होने के कारण काली लहरों का एक घेरा तेजी से आसपास की ओर फैल रहा था। 100 मीटर के दायरे में फैला वातावरण एक काले क्षेत्र में बदल गया जो हल्के धुएं से भर गया था। ब्रोक का शरीर अजीब तरह से बदलने लगा। अंततः वह घने अस्पष्ट काले धुएं में बदल गया। दोनों हाइड्रा की गति अचानक धीमी हो गई। आकाश में विवन राजा भी अचानक अपने भारी शरीर को नियंत्रित नहीं कर सका। वह अपने पंख फड़फड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वह अनाड़ीपन से जमीन पर गिर पड़ा। दोस्तों, अब हमारे पास उन पाठकों के लिए एक पैट्रियन है जो अध्यायों को पहले से पढ़ना चाहते हैं। क्या हाइड्रा और वाइवन राजा ब्रोक के काले क्षेत्र से बच पाएंगे? उड़ने वाली प्रजाति में सबसे ताकतवर माने जाने वाले वाइवन ने चेन रुई को आसमान से गिरने नहीं दिया। उसने उसे अपनी पीठ पर बिठाकर जमीन छूने की पूरी कोशिश की। जैसे ही वे नीचे उतरे, चेन रुई को और भी जाना पहचाना एहसास हुआ। उसने सोचा, गुरुत्वाकर्षण बदल रहा था। काले क्षेत्र के अंदर का गुरुत्वाकर्षण बाहर के गुरुत्वाकर्षण से 4 गुना ज्यादा था। हाइड्रा के शरीर विशालकाय थे, इसलिए उन्हें ऐसे गुरुत्वाकर्षण भारी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। उनकी गतिविधियां और भी भारी होती गईं। मादा हाइड्रा सबसे शक्तिशाली थी और इस काले क्षेत्र के प्रति उसका प्रतिरोध भी सबसे प्रबल था। वह अपना मुंह खोलकर हरी आग या विष उगलने की कोशिश करती। किसी कारण से कई बार थूकने के बाद भी जहर या ज्वाला का एक कण भी नहीं उगला। काले धुएं से ब्रोक की व्यंग्यात्मक आवाज सुनाई दी। कोहरे का एक बड़ा बादल हाइड्रा की ओर फैलने लगा। हाइड्रा के हमलों से केवल काला धुआं ही छटता, लेकिन पल भर में धुआं फिर से इकट्ठा हो जाता। दोनों हाइड्रा के चारों ओर धुआं और भी ज्यादा फैल गया, मानो काले धुएं में भी अपनी जान थी। वह हाइड्रा के जख्मों को घनीभूत रूप से घेरे हुए था, लगातार उनमें समा रहा था। कमजोर नर हाइड्रा ने एक सिहरन भरी दर्दनाक चीख निकाली, मानो उसके पूरे शरीर का मांस धीरे धीरे निर्वात में खाली हो रहा हो। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे सिकुड़ता गया। अंततः वह एक खाली चमड़े की बोरी में बदल गया। ये देखकर मादा हाइड्रा हैरान और क्रोधित दोनों हुई। हालांकि उसे गुरुत्वाकर्षण का प्रतिरोध करने और साथ ही अपने जीवन की रक्षा के लिए काले धुएं को दूर भगाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग जारी रखना था। हालांकि उसकी शक्ति भी तेजी से कम होती जा रही थी। उसके चारों ओर का काला धुआं धीरे धीरे सघन होता जा रहा था और फैलने की तुलना में तेजी से इकट्ठा होता जा रहा था। बस समय की बात थी कि वह नर हाइड्रा के नक्शे कदम पर चले। दानव सम्राट स्तर तक पहुंचने और वास्तव में दानव सम्राट स्तर तक पहुंचने के बीच वास्तव में एक दुर्गम खाई थी। यहां तक कि हाइड्रा जैसा राक्षसी जानवर भी अंततः ब्रोक को नहीं हरा सका। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की परवाह किए बिना ब्रोक का काले धुएं में बदल जाना वाकई भयानक था। वह न सिर्फ हमलों से प्रतिरक्षित था, बल्कि वह किसी दुष्ट की तरह मांस को भी निगल सकता था। चेन रुई मन ही मन चौंक गया। उसने जल्दी से वाइवन राजा को भागने का निर्देश दिया और वह चुपचाप किसी दूसरी दिशा में खिसक गया। उसके सामने अचानक धुआं और घना हो गया। काले कोहरे का एक गोला सा उभर आया, जिसने चेन रुई का रास्ता रोक दिया। उस अजीब अस्पष्ट कोहरे में उसे धुंधली सी एक जोड़ी जानलेवा काली पुतलियां अपनी ओर चमकती हुई दिखाई दीं।
जानवरों को काबू करने वाले, जादू के चक्र के साधक, ये तो बढ़िया है। लगता है क्रिस्टीना ने एक प्रभावशाली बंदी को पकड़ लिया है। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि इस इनक्यूबस क्षेत्र में न सिर्फ मेरे खिलाफ सारे हमले बेअसर हैं, बल्कि तुम कोई विशेष शक्ति या जादुई हथियार भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। चेन रुई ने कभी सोचा भी नहीं था कि ब्रोक के पास एक ऐसा इनक्यूबस क्षेत्र होगा जो शक्तियों और जादुई हथियारों को निष्क्रिय कर सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि हाइड्रा भी अपनी अनोखी लंबी दूरी की क्षमताओं का उपयोग करने में असमर्थ थे। उसने चुपके से बचा हुआ थंडरबॉल फेंकने की कोशिश की, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। वह खुद को सदमे से बचा नहीं सका। दरअसल ब्रोक की बातें पूरी तरह सच नहीं थीं। जब तक किसी की शक्ति ब्रोक से ज्यादा होती, तब तक उसकी शक्ति पर कोई पाबंदी नहीं होती। डार्क शैडो केप जैसी कलाकृति का इस्तेमाल करके वह किसी और का नहीं बन सकता था। हालांकि इनक्यूबस क्षेत्र वाकई बहुत शक्तिशाली था। नियमित हमले एक अमूर्त ब्रोक को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। ये पहले से ही ब्रोक के तुरुप के पत्तों में से एक था। वह शुरू में इसे क्रिस्टीना के लिए छोड़ना चाहता था, लेकिन गुस्से के एक पल में इस नीच व्यक्ति ने इसे जबरन छीन लिया। मैं फिर से वही गलती नहीं करूंगा। तुम्हें मुझे क्रिस्टीना का राज या खजाना बताने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि तुम कंकाल बन जाओ, मैं तुम्हारे दिमाग से ये जानकारी निकाल लूंगा। चेन रुई के भीतर खतरे का एक गहरा एहसास उभर आया। काले धुएं के अंदर अपनी काली पुतलियों में बंद होकर उसने अचानक महसूस किया कि दुनिया उसके चारों ओर घूम रही है और वह कोहरे में कसकर लिपटा हुआ है। ब्रोक का दानव सम्राट स्तर का इनक्यूबस नेत्र डेलिया के नेत्र से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। एक ही पल में इसने चेन रुई की इच्छाशक्ति को तोड़ दिया और सीधे उसके दिल में घुस गया। क्रिस्टीना की स्थिति और उसके स्थान का पता लगाएं। साइलेंट नाइट वेटलैंड्स के खजाने के नक्शे का राज जानें। मैं तो राक्षसी जानवरों को वश में करने की उसकी गुप्त क्षमता भी हासिल कर सकता हूं। फिर मैं इस कमीने का मांस चूस लूंगा। यदि ये उद्देश्य न होते तो वह इस दुष्ट को अपने गुप्त लंबी दूरी के कौशल से तब मार गिराता जब वह अभी भी वायवन राजा पर सवार होकर आकाश में था। ब्रोक ने सही अनुमान लगाया था। हालांकि जब उसने चेन रुई की चेतना में प्रवेश करने के लिए इनक्यूबस की आंख का इस्तेमाल किया, जिस पर उसे बहुत गर्व था, तो उसकी किस्मत बदल गई। वहां कोई क्रिस्टीना नहीं थी, कोई खजाने का नक्शा नहीं था और कोई गुप्त क्षमता नहीं थी। वहां सिर्फ लाल था, एक भयानक आग की लपट, वो शक्ति जो सब कुछ नष्ट कर सकती थी। ये तीन भावनाएं थीं जिन्हें ब्रोक ने चेन रुई की चेतना से प्राप्त किया, और ये ही तीन चीजें थीं। दरअसल चेन रुई की चेतना कभी भी बचाव पर केंद्रित नहीं थी, बल्कि वह पूरी तरह से सुपर सिस्टम के रूपांतरण की पुष्टि पर केंद्रित था। ये वह अनुभव था जो उसे डेलिया की इनक्यूबस की आंख का सामना करने से मिला था। हालांकि उसे नहीं पता था कि ये दानव सम्राट स्तर के ब्रोक के खिलाफ कारगर होगा या नहीं, लेकिन अपनी स्थिति की तात्कालिकता के कारण वह इस पर दांव लगा सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सही चीज पर दांव लगाया था। इससे पहले कि ब्रोक कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, विनाश की वह भयानक शक्ति तेजी से बढ़ गई और वह केवल एक भयावह आग जैसा लाल रंग देख सका। ब्रोक को बस अपने शरीर के अंदर की शक्ति बहते पानी की तरह बहती हुई महसूस हुई, मानो वह किसी जानवर के पिंजरे में रखा ताज़ा मांस हो जिसे उन्माद में खाया जा रहा हो। जब उसने अपनी शक्तियां वापस खींची तो विनाश की भयावह शक्ति उसकी दोनों आंखों में वापस आ गई। उसकी दो शांत काली आंखों में तुरंत एक ज्वलंत लालिमा छा गई। जैसे ही वह दर्द से चिल्लाया, काला धुआं एक बार फिर मूर्त मानवीय रूप में लौट आया। ब्रोक ने दर्द से अपनी दोनों आंखें ढक लीं। उसकी उंगलियों के बीच से खून रिस रहा था। ब्रोक की शक्तियां डेलिया से कहीं ज्यादा थीं, इसलिए उसे जो प्रतिक्षेप महसूस हुआ वह भी कहीं ज्यादा तीव्र था। वह प्रतिभाशाली था। लेविथान राज परिवार आमतौर पर केवल अपनी दाहिनी इनक्यूबस आंख ही जगा सकता था, हालांकि उसकी दोनों आंखें इनक्यूबस आंख थीं। वह इतना शक्तिशाली काला क्षेत्र बना सकता था कि वह किसी भी शारीरिक हमले से प्रतिरक्षित था, और वह मन और शरीर को भी निगल सकता था। उसे ईर्ष्या राज परिवार में प्रतिभाशाली आंख का सबसे शक्तिशाली स्वामी माना जा सकता था। हालांकि आज उनका सामना एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी से हुआ जो चींटी के समान था, लेकिन उन्होंने लेविथान शाही परिवार में सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली आंख को पलट दिया। आखिर यह क्षमता किस शाही परिवार की थी? यहाँ तक कि बेल्फेगोर शाही परिवार की बुरी आंख, जिसे शैतान की बाईं आंख भी कहा जाता है, में भी ऐसी शक्ति नहीं थी। चेन रुई को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसकी दृष्टि अचानक चमक उठी और वह अपने मूल वातावरण में लौट आया। उसके शरीर को ढंकने वाला गहरा धुआं गायब हो गया था और उसे लगा कि इनक्यूबस क्षेत्र की शक्ति काफी कमजोर हो गई है। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह इधर उधर घूमे। वह उछलकर खड़ा हो गया और जितनी तेजी से हो सके भाग निकला। इस खतरनाक इनक्यूबस क्षेत्र से भागने की योजना बना रहा था। धिक्कार है सरीसृप पर, ब्रोक गुस्से से चिल्लाया, अपनी आंखें ढंक लीं। पूरा इनक्यूबस क्षेत्र जोरदार विस्फोट से भर गया। चेन रुई को इस अचानक बदलाव की उम्मीद नहीं थी। संयोग से वह उस विस्फोट के बल से आगे की ओर उछल गया।
वह एक ऊंचे आकार के सामने गिरा और उस आकार ने उसकी रक्षा के लिए अपने पंख फैलाने में जरा भी संकोच नहीं किया। जब विस्फोटों की आवाज़ें बंद हुईं तो भयावह इनक्यूबस क्षेत्र अंततः नष्ट हो गया। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे आसपास की मिट्टी पूरी तरह से उलट-पुलट हो गई हो। हर तरफ आश्चर्यजनक विनाश के निशान थे। हाइड्रा की मजबूत सुरक्षा के बावजूद काले धुएं ने उसकी शक्ति का एक बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया था, और विस्फोट के डर ने भी गंभीर रूप से घायल मादा हाइड्रा कुछ कदम लड़खड़ाती हुई अंततः कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ी। हालांकि सबसे बुरा हाइड्रा नहीं बल्कि चेन रूई की रक्षा करने वाला वाइवन राजा था। यह महज एक संयोग था कि चेन रूई को विवन राजा के पाले में डाल दिया गया। फिर भी विवन राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत उसकी रक्षा की। हालांकि विवन राजा की बुद्धि एक सामान्य विवन से कहीं ज्यादा थी, फिर भी एक राक्षसी जानवर की सोच हमेशा एक इंसान या दानव से ज्यादा सरल होती है। एक खास नजरिए से सरल का मतलब निर्णायक और वफादार भी होता है। वाइवन राजा के पंखों की सख्त झिल्लियां पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई थीं और उसके शरीर के शल्क और त्वचा पर जख्मों के निशान थे। मांस के ढेर के बीच से सफ़ेद हड्डियां झांक रही थीं। शुक्र है कि उसमें उत्परिवर्तित प्रतिभा लेस देन मजबूत ग्रेटर देन थी, वरना वह पहले ही मर चुका होता। हालांकि इतनी चोटों के कारण वह लगभग पूरी तरह से लड़ने की क्षमता खो बैठा था। चेन रूई की चोटें भी हल्की नहीं थीं। हालांकि उसने सिर्फ एक विस्फोट झेला था जबकि अगले विस्फोटों को वाइवन राजा ने झेला था, लेकिन एक दानव सम्राट की शक्तियों का विस्फोट, भले ही वह सिर्फ उसके बाद के प्रभाव ही क्यों न हो, उसकी वर्तमान स्थिति के लिए सहन करना संभव नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका कंकाल, अंग और यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी टुकड़े टुकड़े हो गई हो। उसकी स्टार पावर पूरी तरह बिखर गई थी। एक अधूरा हमला उसकी सुरक्षा को पूरी तरह से भेद गया। ये भी चेन रूई की विशेष शारीरिक बनावट के कारण ही संभव हुआ, वरना उसकी जान चली जाती। एक दानव सम्राट और एक उच्च दानव के बीच जमीन आसमान का अंतर था। ब्रोक अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों के कोने खून से सने हुए थे। हालांकि उसकी दृष्टि अभी भी धुंधली थी। उसकी घायल इनक्यूबस आंख ने तुरंत उस आदमी पर अपनी नजरें गड़ा दीं। उसने अपने पैर हिलाए और चेन रूई के सामने आ गया। उसका एक पैर उसकी बांह पर रखा हुआ था। चेन रूई को बस एक चेतावनी का एहसास हुआ। वह कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दे पा रहा था, बस हड्डी टूटने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा दाहिना हाथ अब उसका नहीं रहा। एक पल की सुन्नता के बाद उसे असहनीय दर्द ने जकड़ लिया। सबसे भयावह चीज़ थी वह अदृश्य दबाव। उसके पास इसका कोई प्रतिरोध नहीं था। भले ही सुपर सिस्टम ने चेन रूई को शाही परिवार के सदस्यों से युद्ध के दबाव से डरने से रोका हो, लेकिन दानव सम्राट की प्राकृतिक निवारक शक्ति ने उसके लिए अपनी बची खुची स्टार पावर इकट्ठा करना असंभव बना दिया था। गंभीर रूप से घायल वाइवन राजा ने चेन रूई को घायल होते देखा और ब्रोक पर हमला करने के लिए संघर्ष किया। ब्रोक ने अपना हाथ बढ़ाया और कुछ मीटर दूर वाइवन राजा का शरीर उछलकर दूर जा गिरा। वह जमीन पर गिर पड़ा और फिर उठ नहीं सका। तभी हवा में एक गर्जना हुई। ब्रोक पर जहर की कुछ गोलियां दागी गईं। आसमान में दर्जनों विशालकाय आकृतियां दिखाई दीं। वे वाइवन निकले जो वाइवन राजा और चेन रूई को खतरे में देखकर बचाव के लिए दौड़ पड़े। ब्रोक ने फिर से इनक्यूबस क्षेत्र का उपयोग नहीं किया क्योंकि उसने अभी अभी हुए पलटाव और विस्फोट के कारण इनक्यूबस की आंख की शक्ति का बहुत अधिक उपयोग कर लिया था। हालांकि उसकी अपनी दानव सम्राट शक्ति अभी भी बहुत प्रबल थी। उसके हाथ में लाल रंग की तलवार बहुत तेज थी। उसने चेन रूई को बचाने के लिए आगे आए कई वाइवन का वध कर दिया। इस तरह के युद्ध में गुणवत्ता की भरपाई मात्रा से नहीं की जा सकती। हालांकि उन्हें पता था कि ब्रोक के सामने उनकी कोई सानी नहीं है, फिर भी वाइवन दुश्मन की ओर झपटने में नहीं हिचकिचाए। एक के बाद एक भारी संख्या में हताहत हुए। सरीसृप, मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे सभी राक्षसी जानवरों को मरते हुए देखना चाहता हूँ। सबसे मासूम हाइड्रा असल में अभी भी मादा हाइड्रा ही थी। उसे चेन रूई का सबसे महत्वपूर्ण राक्षसी जानवर माना जाता था। वह ब्रोक को 2 बार हरी आग देने के लिए खुद को घसीटती हुई आई, लेकिन अनिच्छा से उसका 9वां सिर काट दिया गया। चेन रूई को लगा कि उसके आसपास सन्नाटा छा गया है। उसे सिर्फ अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसकी नज़रों में गंभीर रूप से घायल वाइवन राजा अभी भी मदद के लिए आने की कोशिश कर रहा था, और एक के बाद एक वाइवन जिंदगी मौत की परवाह किए बिना ब्रोक पर टूट पड़े। एक के बाद एक जमीन पर गिर पड़े। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे लगा जैसे खून उसके सिर की तरफ दौड़ रहा है। उसने दांत पीसना शुरू कर दिया। देख रहे हो सरीसृप, मुझे नाराज करने की यही सज़ा है। क्रिस्टीना का भी यही हश्र होगा। ब्रोक की क्रोधित आवाज़ चेन रूई के मन में गूंज उठी। जमीन वाइवन के शवों, अंगों और खून से सनी हुई थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वाइवन की मांद के सभी वाइवन मर जाएंगे और ब्रोक क्रिस्टीना को बहुत जल्दी ढूंढ लेगा। अभी क्रिस्टीना में लड़ने की ताकत नहीं थी। चेन रूई को एक विचार आया। उसके स्वस्थ हाथ की उंगली पर डार्क विल प्रकट हुआ और टेलीपोर्टेशन शुरू हो गया।
टेलीपोर्ट होने से पहले चेन रूई ने कुछ ऐसा किया जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। ब्रोक को अपने दाहिने पैर पर दबाव महसूस हुआ। युद्ध का दबाव झटकने वाला कमीना उसे कसकर पकड़े हुए था। वह गुस्से से दहाड़ा, रेप्टाइल, बेवकूफ़। ठीक उसके बाद ब्रोक को लगा कि उसका पूरा शरीर अजीब तरह से मुड़ रहा है। उसे पता था कि कुछ गड़बड़ है। पता चला कि चेन रूई ने डार्कविल में एकमात्र टेलीपोर्टेशन पहले ही चालू कर दिया था और वह ब्रोक को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। वाइवन से दूर, उस तंबू से दूर। कितना बेवकूफ़, एक आवाज़ उसके कानों में गूंजी। चेन रूई अचानक हंस पड़ी। कितना दुर्लभ मौका है। मैं भागी नहीं थी, मैं सच में बहुत बेवकूफ़ हूँ। आवेग शैतानी है। जल्दबाजी का मतलब हिम्मत होना नहीं था, लेकिन हिम्मत होना जल्दबाजी से अलग नहीं हो सकता था। अगर ऐसा न होता तो आदमी आदमी कहलाने का हकदार नहीं होता। चाहे वह मूर्ख हो या भोला, एक जोशीला आदमी आदमी ही होता है। अगर उसे लगता कि यही सही है तो वह बिना किसी पछतावे के उसे कर देता। वह ऐसा ही था। चाहे वह कितना भी ताकतवर हो जाए, वह हमेशा ऐसा ही रहेगा। जब उसके हृदय में नैतिक आधार एक बार फिर टूट गया, जब उसकी भावनाएं धीरे धीरे सुन्न और निर्दयी होने लगीं, जब उसकी इंद्रियों ने तर्कसंगतता को पूरी तरह से दफना दिया, तो वह एक अधिक अंधकार में, अधिक ठंडी दुनिया थी जो दानव क्षेत्र से भी अधिक भयावह थी। वाइवन की निगरानी में चेन रूई और ब्रोक की आकृतियां धुंधली होने लगीं। अंतरिक्ष अजीब तरह से मुड़ गया और वे गायब हो गए। वाइवन के विचार सरल थे, लेकिन वे समझ गए कि उस भयानक शत्रु को उस आदमी के जादू ने दूर कर दिया है। वाइवन राजा ने एक कराह भरी और उसके बाद और भी कराहने की आवाज़ें आने लगीं। हालांकि एक क्षण बाद अचानक हवा में पागलपन भरी हंसी गूंजने लगी। हा, सरीसृप तो सरीसृप ही होता है। पता चला कि तुम बस एक जादुई हथियार इस्तेमाल कर रहे हो। बोलने वाला ब्रोक था। तुम्हें लगता था कि तुम लेविथान शाही परिवार के किसी ऐसे सदस्य को भेज सकते हो जिसके पास इनक्यूबस की आंख है। तुम तो अभी उलझन में पड़ गए हो। चेन रूई का दिल पहले ही पूरी तरह शांत हो चुका था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इनक्यूबस की आंख डार्कविल के टेलीपोर्टेशन में खलल डाल सकती है। यह आत्मत्यागी टेलीपोर्टेशन बस कुछ 100 मीटर की दूरी तक ही टेलीपोर्ट हुआ। वाइवन राजा चिल्लाया और शेष वाइवन अपने पंख फड़फड़ाकर ध्वनि के स्रोत की ओर उड़ने लगे। सरीसृप, मैं जा रहा हूँ। अचानक वह उन्मादी आवाज़ अचानक बंद हो गई और एक भयानक दर्द भरी चीख में बदल गई। ये चेन रूई नहीं बल्कि ब्रोक था, क्योंकि चेन रूई ने कुछ उड़ा दिया था। एक थंडरबॉल। असली थंडरबॉल दानव सम्राट स्तर के ब्रोक को नुकसान नहीं पहुंचा सका, लेकिन इस आखिरी थंडरबॉल को एक बोतल के साथ उड़ा दिया गया। एक बोतल जिसमें हल्के हरे रंग का तरल था, पगलियों का विष।